देखो, अपनी पिछली क्लास में जो बात हुई थी वो थी किसकी? आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली, यही था ना आपका? ठीक है। और अब इस टर्म के अंदर एक चीज अपने को ये देखनी है कि मैंने बोला था कि बीच बीच में आपके पेपर सेट्स निकाल के लाऊंगा, ऐसा कुछ था। तो आज आपके 50 क्वेश्चन तैयार हैं, बीच में जैसा वक्त मिलेगा 50 क्वेश्चन और जो भी है टाइप करने में। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पड़े हैं, क्वेश्चंस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप चाहे 500 ले लो, 1000 ले लो, 1500 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसकी होती है आपकी वहां पर कि वो टाइप होके यहां पर स्लाइड पे आपके पास में आ जाए, ठीक है। तो अपना जो आज का सेशन है ना, इस सेशन को अपन वहां पर किसी टॉपिक का नाम नहीं दे रहे हैं। क्या बोलेंगे बताओ? देखिए, इसे आपका वहां पर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये जो प्रैक्टिस सेशन है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? आपका अभ्यास सत्र कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है। आप में से किसी ने मुझे कहा भी था कि सर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, आई थी ना बात। धीरे धीरे आप ही थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। जब लास्ट में अपना बेच आएगा उस वक्त आप बोलोगे सर प्रैक्टिस क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। कई दिनों बाद में दिख रहे हो। तो कई दिन तो होते हैं ना, एक से ज्यादा बहुवचन हो गया ना, एक से ज्यादा होते कई दिन हो गए आपका। आपके चेहरे खंगाल रहा हूं। अब जो एब्सेंट रहेगा तो अपन अपने स्तर पर एक काम करेंगे, ठीक है। बढ़िया सी इनसे एक रसीद बुक छपवा लेंगे और जो एब्सेंट रहता है उसके लिए क्या लगाएंगे अपन? पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। और जब पेनल्टी अच्छी सी इकट्ठी हो जाती है, उस पेनल्टी की पूरी क्लास को क्या मिलेगी? वहां पर फिर पार्टी मिल जाएगी। मैं नहीं खाऊंगा, कोई घपला नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन वो पूरी क्लास के ही लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई रीजन होगा तो वो बता के आराम से ऑफ कर सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना, नियम एवं शर्तें लागू हैं, ठीक है। स्टार लगा के कह दूंगा कि मुझे छोड़कर सब पर लागू है, ठीक है। कारण ये है कि वहां पर हमारे कुछ डिपार्टमेंटल काम होते हैं, ठीक है, कुछ अदर क्लासेस के काम होते हैं, तो उसके चक्कर में मिस करना पड़ सकता है। अपनी क्लास में 4-5 हमेशा क्या रहे हैं आपका? गड़बड़ रहे हैं, ठीक है, एब्सेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा रहे हो, ठीक है, हद से ज्यादा। अब वहां पर इसमें क्या किया? अब धीरे धीरे शूटेबल टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी तक तो था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ग्रामर है, छूट गया तो ऑनलाइन वाले से रिकॉर्डिंग से आप पढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो आएंगे ना आगे वाले, वो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा जब तक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बैठोगे, डिस्कस नहीं करोगे। जैसे अभी आने वाला कोऑर्डिनेशन का आने वाला है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला आने वाला है, फोनेटिक का आने वाला है, ठीक है, एमएचएम का आने वाला है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का आने वाला है, फ्रेज एनालिसिस का भी आने वाला है, ठीक है, स्पोका या फिर आपका वहां पर स्वोका है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ मैटर ऐसा रहेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, जिसको आप फर्स्ट टाइम वहां पर टच करने वाले रहोगे। क्लियर है आपका? तो यहां पर प्रैक्टिस सेशन में एक चीज ही बताओ कि प्रैक्टिस के बारे में जो मैंने लिखा है वो स्पेलिंग सही है या फिर गलत है? प्रैक्टिस का स्पेलिंग एक ऊपर लिख दिया मैंने, एक नीचे लिख दिया। ये मान लेना कि मैं भी इंसान हूं तो मैं भी गलत कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है? मैंने ऊपर सही लिखा था या गलत लिखा था, या बाद में सही करके नीचे सही लिखा है? नीचे वाला सही है, और दोनों सही हैं, और एक ये कह दो कि ऊपर वाला सही है, फिर लास्ट में ये कह दो सर नन ऑफ दीज, है ना। इसका मतलब एक और आ जाना चाहिए, और कोई यहां पर आना चाहिए। अब सुनो, यहां पर जो इधर से आंसर आया ना आपका, ये भी करेक्ट है आपका और ये भी करेक्ट है। फर्क क्या है आपका? ये वाला जो प्रैक्टिस है ये किस में काम आएगा आपका? वर्ब में, क्रिया शब्द में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। और ये वाला है वो वर्ब की बजाय बताओ किस में काम आ जाएगा आपका? नाउन में काम आ जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से हम देखते हैं कि नाउन या एडजेक्टिव वाला पार्ट ले लेगा। नाउन है तो वही पार्ट आपका एडजेक्टिव के बराबर भी वहां पर जा सकता है। तो ये पैटर्न किस में आ जाएगा? सी में आ जाएगा। और अगर वर्ब में तो सी में आएगा या एस में आ जाएगा? सी में या एस में? वर्ब में बताओ, एस में। और नाउन या एडजेक्टिव में किस में आ जाएगा? सी में आ जाएगा। स्पेलिंग दोनों बोल के बता दो एक बार छोटे बच्चे की तरह। बताओ क्या है? PRACTICE, ठीक है। और दूसरा बताओ, देखिए वो वाला क्या है? PRACTISE। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर जब स्पेलिंग अपन प्रोनाउंस करते हैं ना, तो वहां अभी तो दिक्कत लग रही है, अभी थोड़ा सा मजाक का इशू लगता है कि सर ये क्या बोल रहे हैं अपन। अचानक कई बार इंटरव्यू फेजेस होते हैं आपके, उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। वहां अचानक पूछ लेते हैं तो आपका सी की जगह एस निकलता है, एस की जगह सी निकलता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इतनी छोटी सी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, ये दिक्कत रहती है। चलो यहां पर अपन बिना कोई देरी किए बिना देखो सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके डाले हुए हैं, इन क्वेश्चंस के बेस पर आप मुझे वहां पर बताते चलोगे। थोड़ा टाइम आप चाहो तो इसमें ले सकते हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ो, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन वहां पर आंसर देते चलेंगे, ठीक है, स्लो में। और इसमें लिखने वाला कुछ होगा तो मैं स्लाइड ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहां पर स्लाइड ऐड करके समझा दूंगा। अगर समझाने वाला कुछ हुआ, आपको वहां पर लिखना नहीं है, आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। बताओ, देखिए अपने पास में वहां पर पहला जो क्वेश्चन है देख लिया होगा आप लोगों ने, देखा है? आपने अपने आंसर ले लिया ना? लास्ट में पूछ लूंगा कितनों का सही है।
विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। अपनी क्लास में इन्फिनेटिव की बात हुई है? तो चलो बताओ, इन्फिनेटिव वाले मामले में बताओ इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव को अपन वहां पर कौन सी वर्ब से निकालते हैं बताओ, देखें आपका नॉन फाइनाइट से। किससे निकालेंगे? नॉन फाइनाइट से। इसके वेरिएशन बताए थे आपको, जो मेरी क्लास में थे उस वक्त, नहीं है उनके लिए रिपीट कर देता हूं। पहला तो बताओ क्या था इसमें आपका, बेर, आगे पीछे लिख सकते हो। और दूसरा बताओ इसमें क्या है आपका, फुल इन्फिनेटिव। बेर का मतलब क्या होता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फुल का मतलब क्या है, चू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही आपका क्लियर है ना। बेर का मतलब क्या, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फुल का मतलब क्या आपका, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये नॉन फाइनाइट है, वो टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करवाएगा, हमें टेंस की पहचान नहीं करवाएगा। ये खास बात है, बिना टेंस के वहां पर बोला जाएगा। अब वापिस आओ, देखें आपका, देखो इसमें शी गेव हिम द बुक। क्या पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है क्या? कहीं पर भी बताओ, पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। हटा दो इसे। अभी जो टेक्निक बता रहा हूं ये अपने पेपर में लागू कर लेना। अगर कंपटीशन फाइट करना चाहते हो, हर बेच को कहता हूं कि आप पहले 3 गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, सीधे सही ऑप्शन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे नहीं जाना है। अगर वहां गए तो डाउट होगा और कहते हैं कि ये मुझे आता था, ए था और मैंने सी कर दिया। ये तब होता है जब आप सीधे क्वेश्चन के आंसर पे स्ट्राइक करते हो। आप उसके 3 जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनको पहले हटा दो वहां से। फिर दूसरा है दे मेड डिनर फॉर देमसेल्व्स। बताओ इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये भी बाहर हो गया आपका। फिर यहां नीचे लाता हूं, ही सॉ द कार एक्सीडेंट। क्या इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना। तो आप मुझे ये बता दो, यहां पर मैंने अभी तक ये आंसर ढूंढा ही नहीं है, आंसर नहीं ढूंढा, फिर भी अपने आप मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। और मजे की बात, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन पेपर के हैं। बात समझ में आई? तो पेपर सेटर का हमने को माइंड पढ़ना है। अब मैं बनाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, और वहां पर आरपीएससी मेरे वाला पेपर तो लेकर जाएगी नहीं, श्योर सी बात है आपका, ठीक है, पेपर पैनल अलग होता है आपका। तो वहां पर अपना पेपर सेटर का माइंड क्या कहता है उसको देखकर अपने को काम करना है। अब आंसर ही अपने को मिल रहा है सी, लेकिन आंसर आया कैसे उसको परख लो आपका। बताओ इसमें क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। कौन सा ये रहा आपका, टू सिंग। ये क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव। निकालने का तरीका मिला आपको, ठीक है। बताओ कितनों का सही था, बहुत कम का। जिनका सही नहीं है ना, ठीक है, वो थोड़ा गौर करोगे भाई। तभी देखो मैं थोड़ा सा लूज चल रहा था इधर से, आपने कहा कि सर मेरा आंसर तीसरा आ गया, फिर भी मैं रुका था काफी देर तक इसी वजह से। अगले सवाल पे आओगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। आराम से पढ़ लो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना कुछ बच्चों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो चलने वाले होते हैं, उनको फिर काफी पीड़ा होती है, वो कवर नहीं कर पाते फिर आपका। अपना पूरा देख के, क्योंकि आपके साथ साथ ये ऑनलाइन वाले हैं, ये भी देखेंगे तो उनको भी टाइम चाहिए होता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे टीचर थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, फास्ट भागते हैं, उनकी एक समस्या हमेशा ही ऐसी रहती है। देख लिए जी, बता दो इसे, करें। चलो देखो सवाल पढ़ना, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या है, खालिस्तान। अगला ब्लैंक्स भी लिख सकता है, ब्लैंक भी लिख सकता है। यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, जिसमें उपयुक्त रूप भरना है। और बताओ किसका भरना है, आपका वर्ब्स का। ये कौन से टॉपिक को टच कर रहा है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है, या फिर आपका टेंस का, उस टॉपिक को वहां पर टच कर रहा है। लेकिन उसके साथ में कंटेंट मिला हुआ है, किसका मिला हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सिंटेक्स का, दोनों का मिक्स है ये, ठीक है। यानी वर्ब के हिसाब से बोलेंगे तब तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपका टेंस आ जाएगा, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। और नंबर के हिसाब से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो जाएगा। वो आपने अभी ताजा पढ़ा है, ठीक है। देखो पेपर में कैसा सवाल आता है। अभी आपको जो मैंने 28 से 30 नियम पढ़ाए थे, कितना आसान वहां पर हो जाता है। तो ये कह रहा है कि नॉट ओनली यू बट योर फ्रेंड ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। बताओ कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो में अपन ने रूल क्या पढ़ा था, बताओ। देखिए आपका वहां पर 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, तो पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार या दोनों के अनुसार, दूसरे के अनुसार। किसके अनुसार आएगा, दूसरे के अनुसार। बताओ दूसरा कौन सा है, यू तो क्या है आपका पहला, ठीक है, और योर फ्रेंड क्या है आपका दूसरा। तो योर फ्रेंड एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, ठीक है। एक वचन होने का मतलब इसमें से जो बहुवचन वाले उनको हटा दो। आपका आर क्या होता है, बहुवचन हटा दो। हैव क्या है आपका
बहुवचन हटा दो, दो हट गए, लेकिन अभी भी दो एक वचन के हैं। एक तो इज है और एक कौन सा आपका वहां पर हैज है। ठीक है, अब थोड़ा गौर करो, क्योंकि हैज भी एक वचन आ सकता है और इज भी क्या है आपका एक वचन है, आ सकता है। बताओ इसमें कौन सा आएगा, गौर कर लो ढंग से। चलो एक चीज बताओ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले यह सिखाया था कि अपने पास में आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपका पहचान है, और ये आइडेंटिफिकेशन किसकी सिखाई थी मैंने आपको, वॉइस की। और वॉइस में भी कितने टुकड़े बताए थे बताओ आपको, वहां पर दो बताए थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अभी डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ा है, डिटेल में अपना टॉपिक आएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर गए, क्यों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंस रखना जरूरी है। कई बार क्या होता है, टैलेंटेड जो स्टूडेंट होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उससे गलतियां ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं, उसे लग रहा है कि ये आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कम करता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम लेता है। ठीक है, तभी मैं बार बार कहता हूं साइड में आके कि ये काम मत किया करो आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है, बोलो एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है। इसमें जो आपका डूअर ऑफ एक्शन है, डूअर ऑफ एक्शन का मतलब काम करने वाला। ठीक है, खाली करता नहीं बोलूंगा, या फिर क्या है आपका एजेंट है। खाली करता को तो मैं सब्जेक्ट भी कह सकता हूं। ठीक है, तो जो अपने पास में डूअर ऑफ एक्शन या फिर एजेंट है, वो कहां होना चाहिए, सेंटेंस के स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो आपका डूअर ऑफ एक्शन है या काम करने वाला है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका वहां पर एजेंट है, बताओ ये कहां होना चाहिए आपका, या तो लास्ट में होना चाहिए और या फिर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो पैसिव का है। तो अब आपको इसमें ये तलाश करना कि मेरा सेंटेंस एक्टिव का है या फिर आपका पैसिव का है। इसका अर्थ बताओ, देखिए मुझे ट्रांसलेशन दो, इसका हिंदी अर्थ बताओ, क्या ट्रांसलेशन है इसका, बोलो। देखो होठ सारों के हिल रहे हैं, मेरे तक आवाज किसी की नहीं आ रही है। हिंदी अर्थ ही तो पूछा है सर। अगर कल को आपका मन करे कि प्रशासकीय सेवा में जाओ, आरएस बनो, तो आरएस के अंदर इंग्लिश मेंस का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसमें ट्रांसलेशन आती है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनवाई जाती है। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या है, ना केवल आप अपितु भी या बल्कि भी आपका दोस्त है, उसे भी दोषारोपित किया जाना है, उसे भी ब्लेम किया जाना है, उस पर भी आरोप लगाना है। ठीक है, बताओ काम कौन कर रहा है, आरोप लगाने वाला कौन है, इसमें पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा। मतलब डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट नहीं है, और जब डूअर ऑफ एक्शन और एजेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। ठीक है, और पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। जब आप पैसिव पढ़ते हो तो पैसिव को सिंटैक्टिकली अपन कैसा पढ़ते हैं बताओ, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। बी में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये शब्द आते हैं, 8 शब्द आते हैं आपका। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं हैज लगा दूंगा, ठीक है, तो हैज के बाद में मुझे बी तो मिल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां पर क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, बात ये है आपकी, लेकिन यहां पर गौर करो कि हैज और इज में से मैं हैज को क्यों नहीं लाऊं और इज को क्यों लाऊं, ये जरूरी है। देखो बी तो आ गया मेरे पास में और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ब्लेम का आ गया है। ठीक है, अब अगला ये कह रहा है कि उस पर दोषारोपण किया जाना है, किया गया है या फिर आपका किया जाना है, किया जाना है, तो ये काम हुआ है या फिर होगा, होगा, हल्का सा फ्यूचर का सेंस है, तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का सेंस कौन देता है, इज, एम, आर दे सकता है। हैज केवल किसका देगा, प्रेजेंट का ही देगा। ठीक है, वो फ्यूचर का सेंस नहीं देगा। अब बताओ यहां पर जो अपने पास में आंसर है वो हैज होगा या फिर आपका इज होगा, इज होगा। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर में तो हैज के बाद में टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है और मीनिंग भी क्या है, फ्यूचर का मीनिंग साथ में आ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मीनिंग साथ में मिक्स में कौन दे सकता है, इज, एम, आर दे सकता है, हैज है कभी भी नहीं दे सकता। एक नया रूल सीख लिया है कि इज, एम, आर केवल प्रेजेंट का देता है, फ्यूचर का सेंस भी दे सकता है, फ्यूचर का सेंस भी दे सकता है। जैसे मैं कहता हूं आपका कि माई एल्डर ब्रदर या माई यंगर ब्रदर इज कमिंग सीकर टुमारो। ठीक है, मैं इज कमिंग बोल रहा हूं, मतलब आ रहा है। ठीक है, आज आ रहा है या कल आ रहा है, कल आ रहा है, और मैंने ये बोला माई यंगर ब्रदर हैज कम टू सीकर। अब बताओ यहां पर वो आएगा या आ चुका है, आ चुका, परफेक्शन आ गया। ठीक है, तो हैज कभी भी ऐसा नहीं देगा। अब ये बता दीजिए इसका आंसर कौन सा बना आपका, इज बना। कितनों का सही है, गिन लो चाहे ना, फिंगर पे गिनने वाले। अब इनमें जो जिनका सही आया है ना, इनमें से भी कईयों का ऐसा है कि जो अपने लिए कंफर्म तो नहीं है।
ठीक है, ये भी गारंटी है, ये चाहे बताएं या फिर नहीं बताएं। कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि सर हाँ लग तो गया, लेकिन पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। ठीक है, कई बार अब धीरे धीरे बेच आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ी थोड़ी इंसल्ट करता चलूंगा मैं आप लोगों की, तो उसको साइड करके रखना, नहीं कहीं फील करने लग जाओ आपका, वो चीज नहीं आनी चाहिए। ठीक, अगले पार्ट में लो आप। अगला लो, देखें आपका तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में आपकी यह पारंगतता आनी चाहिए कि इंग्लिश की पेपर की वजह से आप सिलेक्शन में नहीं रुको। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपको खुद को तैयार करना है, उसकी मेरी हेडेक नहीं है, सेकंड की पूरी मेरी हेडेक रहेगी। देखो देखिए आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बार बार कहता हूं, कोई हरी नेचर नहीं है आपका। और ये मत कहना कि सर ये पढ़ा नहीं है, ये अपने क्लास में पढ़ा है। हमसे जो मांग रहे थे ना आपका नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस वाली शीट, सवाल देखो, और देखो पढ़ी हुई चीजें परीक्षा में आती हैं कि नहीं आती हैं, सारी आएंगी। अपन फालतू की कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उसे बाहर कुछ नहीं जाना है। बताओ क्या लिखा अगले ने, ऐसे आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, इससे भी थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड आएगा, इससे भी थोड़ा अच्छा लेवल आएगा। विच सेंटेंस कंटेन्स एन अपोजिटिव, कंटेंस का मतलब शामिल करता है, सम्मिलित है, समझ गए ना, कि कौन से वाक्य में अपोजिटिव है। अब आपके प्रॉब्लम यह है कि आपको यहां दिक्कत है, किसमें, अपोजिटिव में, यह समझ में नहीं आ रहा। अब देखो इसको आसान करता हूं, कितना इजीली समझ में आएगा। जो मेरी क्लास में बैठे हैं, आपका एक टर्म पढ़ाया था मैंने आपको, अगर याद हो, शुरू से कोई मेरे साथ में जुड़ा हुआ है तो, क्या बताया था बताओ, नाउन इन अपोजिशन, जो शुरू में थे। ठीक है, जो नहीं थे वो अब देख लो। आपका नाउन इन अपोजिशन में क्या होता है कि आपके पास में यहां पर एक नाउन है, फिर यहां पर क्या है आपका, दूसरा नाउन है। ठीक है, पहला नाउन, फिर आगे क्या है, दूसरा नाउन। अब ये दूसरा नाउन किसके लिए लाया हुआ है, पहले वाले के लिए। दूसरा नाउन किसकी जानकारी देगा, पहले वाले के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आप मेरे बारे में यहां ये कह दो कि आपने ये लिखा यहां पर मुकेश कॉमा आर टीचर, ये लो कि मुकेश नाम का जो बंदा है, जो हमारा अध्यापक है। ठीक, अब आप ये बताओ यहां पर मुकेश इसमें किसका काम कर रहा है, आपका नाउन का, पहला नाउन है। दूसरा नाउन कौन सा है आपका, टीचर। टीचर किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मुकेश को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन इन अपोजिशन, संबंध बताने वाला। जब दूसरा नाउन है पहले नाउन की जानकारी देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। सिंपल सा टर्म है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ो, देखें, बताओ इसमें, और ये कंटिन्यूअसली आना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, एक एक को अपन क्लैरिफाई करते हैं। द कार, नाउन क्या है, कार। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर अपने पास में बीच में क्या लग गया, इज लग गया। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना आपका, बीच में कुछ ना कुछ आ गया, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। देखो यहां बीच में कुछ भी नहीं है, अगर ऑक्सिलियरी भी आएगा ना, वो कहां आएगा, दोनों नाउन्स के बाद आएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लू है, ब्लू क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषण है। ठीक है, नाउन नहीं है आपका। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि यहां पर ये जो ब्लू आपको दिया जा रहा है, ये ब्लू अपन एडजेक्टिव की बजाय क्या कह सकते हैं आपका, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट है किसका बताओ, सब्जेक्ट का है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये नाम दिया जा सकता है। तो पेपर में इसको अंडरलाइन करके पूछे तो या तो ऑप्शन में एडजेक्टिव मिलेगा या फिर मॉडिफायर मिलेगा। मॉडिफायर कौन सा, प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर बाद वाला है आपका। ठीक है, और या फिर क्या मिलेगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तब कह रहा हूं कि चीजों का पूरा बाल की खाल निकालने की कोशिश करोगे आप। फिर अगले पे आओ, देखें यहां क्या दिया बताओ, माई फ्रेंड, नाउन कौन है, फ्रेंड। फिर बताओ यहां पर क्या है आपका, डॉक्टर, नाउन है ना, डॉक्टर कौन है, जो मेरा दोस्त है। बीच में कोई ब्रेक है नहीं है। ठीक है, अपोजिशन दे रहा है आपका, कंटिन्यूअसली दे रहा है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं पेपर में जब ओमार शीट को फिल करूंगा, तो अभी यहां तक मेरे आंसर को नहीं मानूंगा जब तक कि मैं बाकी दो को इनकरेक्ट ना कर दूं। ठीक है, तब तक मैं वहां टिक मार्क नहीं करूंगा। ये आपका तरीका होना चाहिए। बताओ यहां पर इसमें तो अपने पास में नाउन है ही नहीं, पूरे सेंटेंस में ढूंढो, कोई नाउन है ही नहीं। फिर यहां पर द मूवी, तो मूवी यहां पर क्या है आपका, नाउन है, लेकिन इसके फर्दर कंटिन्यूअसली कोई दूसरा नाउन नहीं है। ठीक है, तो नाउन इन अपोजिटिव या फिर नाउन इन अपोजिशन एक ही बात है। अगले ने थोड़ा सा सेंटेंस को घुमाया है कि अपोजिशन की बजाय क्या लिख दिया आपका, अपोजिटिव लिख दिया, इतनी सी बात है। ठीक है, तो बताओ अपने पास में आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरे वाला हो जाएगा। पहले मैंने आपको 10-15 सेकंड दिए थे, बताओ मेरे कितने जनों का सही है, बहुत कम का, 4 से 5 का ही है इतनी बड़ी क्लास के अंदर। चलो अगले पे आते हैं फिर आपका। हाँ, लेकिन साथ साथ डाउट पूछते चलना। ठीक है, बताओ यहां 3 सवालों तो किसी का कोई डाउट हो तो। अब एक नई चीज सीखे हो, अपोजिटिव ही क्या है, नाउन इन
अपोजिशन है। मतलब इस टर्म को, इस पूरे को, इन तीन शब्दों को मैं क्या लिख सकता हूं, अपोजिटिव लिख सकता हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज अगला घुमाएगा ही घुमाएगा। फिर अगले पैटर्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, और ये देखना, ये सारी चीजें अपनी क्लासेस में हुई हैं, अगर आप ध्यान देते हो तो सारी हुई हैं। और जिनके कुछ टॉपिक छूटे हैं उनको मैं कहता हूं जब दोबारा पढ़ाऊं तो क्लास मिस मत करना। अगर पढ़ा दिया और एब्सेंट रह गए फिर थोड़ी दिक्कत आएगी अपनी, तब मैं आपको एब्सेंट रहने के लिए मना करता हूं ना, क्योंकि आपका नुकसान है उसमें। बताया मैंने आपको, देखो, और सारा डिक्शन पता होना चाहिए। तभी कह रहा हूं बड़ी मस्ती से चलेंगे, आराम से चलेंगे, सारा करेंगे, जितना बताता हूं उतना तैयार कर लो। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आने दूंगा। यहां वाले पार्ट में एक चीज बताओ, अगले ने पूछा क्या है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो शामिल करता है जिसमें एक अप्रत्यक्ष कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने आपको वहां पर लिखवाया भी है। देखो ये चीज तो मैंने हिंदी में भी लिखवाई आपको। इनके साथ में गुड़िया आया करती थी, वो एब्सेंट चल रही है फिलहाल, अदर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, उन्होंने बोला सर थोड़ा सा लिखवाओ, तो उस दिन मैंने वो हिंदी में लिखवाया भी था आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ऑब्जेक्ट अपने पास में कितने टाइप के बताओ आपके वहां पर, 2 पार्ट्स के हैं। ठीक है ना, पहला कौन सा है आपका वहां पर, डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो दूसरे वाला मैं अगर लेता हूं तो बताओ ये टर्म किसमें आ जाएगा आपका वहां पर, इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा, क्लियर सेंस है। ठीक, अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो, हाँ बताओ, वोट का आंसर दे, यानी क्या का जवाब दे। और इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सा है, जो हुम का आंसर दे। ठीक है, ये आपको देखना है इसके अंदर। क्लैरिटी आई मेरी। ठीक है, अब यहां पर ये वोट वाला है और हुम वाला, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं कहूं आपका, आई गेव हर ए सरप्राइज। ये लो कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य, आपके फादर हैं, आपके भैया हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं आपको कि मैंने अपनी बहन को या अपनी बेटी को वहां पर क्या दिया, एक आश्चर्य दिया। ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइज दिया। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में इस सेंटेंस का डिक्शन निकालो, पूरा का पूरा डिक्शन निकालेंगे तो आई यहां किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो आप पहले आपको वोट का जवाब चाहिए। मैंने उसको क्या दिया, क्या दिया, सरप्राइज दिया। तो ये कौन सा हो गया बताओ आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने किसको आश्चर्य दिया, किसको सरप्राइज दिया, हर को। बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। बात पल्ले पड़ी। अब यहां छाटो। ठीक है, पहले तो पूरा डिक्शन निकाल लेना एसपीओसी में। बताओ यहां पर ये शी क्या है, सब्जेक्ट है। बोट क्या है आपका, वर्ब है। और ये क्या है, ए वेरी नाइस बुक, क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, अकेला ऑब्जेक्ट है। और ये भी आपको सिखा रखा है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट नहीं होता है। ये लिखवाया मैंने। अगर ऑब्जेक्ट एक है ना तो चाहे वो वोट का जवाब दे, चाहे होम का जवाब दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट भी नहीं होता और इनडायरेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब अप्लाई होगा, जब सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मतलब पहला मेरा किसी भी दशा में आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पे चलो, दे शोड हिम द वे, उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। दे क्या है आपका, सब्जेक्ट है। शोड क्या है आपका, वर्ब है। हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। और द वे क्या है बताओ आपका, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डबल है, मतलब गुंजाइश है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर क्या कह रहा है, उन्होंने उसे क्या दिखाया, क्या दिखाया, रास्ता। तो क्या का जवाब देने वाला क्या हो गया बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उन्होंने रास्ता किसको दिखाया। ठीक है, तो किसको का जवाब कौन दे रहा है, हिम दे रहा है। ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अभी अपन आंसर पे नहीं जा रहे, एक बार पूरा खंगालते। मैंने कहा ना 3 गलत भी निकालेंगे। ही प्लेड फुटबॉल, ही क्या है, सब्जेक्ट। प्लेड क्या है, वर्ब। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। अकेला ऑब्जेक्ट ना तो डायरेक्ट होता है ना इनडायरेक्ट, ऑप्शन से बाहर अपना। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम्ड ब्यूटीफुली, फूल है वो सुंदर तरीके से खिले, फले फूले। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में सब्जेक्ट कौन है आपका, द फ्लावर्स। ब्लूम्ड क्या है, वर्ब। ब्लूम का मतलब क्या है, किसी पुष्प का खिलना, किसी कली का फूल बनना। ठीक है, विकसित होना। ठीक है, जैसे आप अपने करियर में अगर आगे बढ़ते हो तो आप भी क्या कर रहे हो, ब्लूम कर रहे हो। आप अपने चाइल्डहुड को छोड़ के एडोलसेंस में आते हो, एडोलसेंस को छोड़ के आप यूथ में आते हो, तो भी क्या कर रहे हो, आप ब्लूम कर रहे हो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस का नेचर होता है। ये खाली फूलों के लिए नहीं आता है, किसी के लिए भी आ सकता है, आपका फ्लरिश करने के लिए, पनपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समृद्ध होने के लिए। और ये जो ब्यूटीफुली आ रहा है, मतलब ब्यूटीफुली क्या है आपका,
एडजेक्टिव तो क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या है? एडजेक्टिव होता है। तो क्या कहा कि फूल सुंदर तरीके से खिले, ठीक है। तो ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से क्या हुआ? वो खिले। अगर मैं कहता हूं खाली ब्यूटीफुल, तब तो वो क्या है? एडजेक्टिव है, तब तो वो फ्लावर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये ब्यूटीफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है बताओ? आपका ब्लूम को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ये पहचानना आना चाहिए, अपने पूरा सिलेबस में है, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर तो अपने पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके पास में ये बच गया, कौन सा? आपका ये वाला, ठीक है। मतलब इतनी नेचर की अवस्था आपके पास होनी चाहिए। आपके जब 150 सवाल आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा? कितने घंटे का पेपर है? अब ये 1.5 घंटे का। हाँ, अब ये बताओ एक क्वेश्चन कितना मिनट देकर जा रहा है? एक क्वेश्चन में आराम से 1 मिनट मिल रहा है ना आपको, ठीक है। 1 मिनट में ये सारी चीज खंगाली जा सकती है, ठीक है। यानी एकदम जल्दबाजी करके फिर कहते हैं मैंने 20 मिनट पहले पेपर कर लिया, 30 मिनट पहले पेपर कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। कितने जनों का सही था? कुछ का भी गलत है। अब की बार ज्यादा का सही है, लेकिन कुछ का गलत है। अगला पार्ट लो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो देखें, इसमें तलाश आपको ही करना है सारा, मुझे तो बताना ही बताना है। ढूंढ लो इतना तो। चलो आपकी हेल्प कर देता हूं। इतना तो थोड़ा बहुत है, इंग्लिश के स्कॉलर से खुद कर लोगे। सिनोनिम चाहिए आपको, है ना? ये लो, ठीक है। अंडरलाइन की बात है। तो ये देखो, ये गलतियां होती हैं किससे? अपने टाइपिस्ट से। ये लो, हो गया। अब तो ये बड़ी जल्दी छाड़ दोगे सर, इस सवाल में ये नहीं है ना, आंसर में आते आते दिक्कत आती है ना। करो, देखें आपका इससे फायदा होगा आपका। एक क्वेश्चन आपको 5 शब्द देकर जाएगा। इन ए क्वेश्चन यू विल फाइंड 5 वर्ड्स एट लीस्ट। तभी आपको कहता हूं कि आप ऐसे इस टाइप के 1000 शब्द 1000 क्वेश्चन निकाल लो, 1000 क्वेश्चन। इस वाले जो बाकी वाला नहीं कह रहा हूं, ये वाला जो पैटर्न है ना, वोकेब वाला, ऐसे 1000 क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वेश्चन में कितने शब्द मिलते हैं आपको? 5 मिलते हैं। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5000। 5000 से बाहर आपकी वोकेब आती ही नहीं है, किसी सेंस में नहीं आती है। यूजेबल वोकेब इतनी होती है आपकी। चलो बताओ, फाइंड आउट सिनोनिम। इसका उच्चारण करो, क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है आपका? समानार्थी। भूलकर भी इंग्लिश का स्कॉलर होने के नाते कभी आप पर्यायवाची नहीं बोलोगे। संस्कृत में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, बिल्कुल पर्याय होता है। इंग्लिश में करीबी अर्थ देने वाला होता है, पर्याय नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलर टू कह सकते हो, नियर बाई कह सकते हो, सेम टू कह सकते हो, सिनोनिम कह सकते हो, लेकिन पर्यायवाची नहीं कह सकते। और किसका? रेखांकित शब्द का छांटना है। तो अगले ने यहां पर अपने पास में एक वर्ड दिया, कौन सा? कल्टीवेटेड, ठीक है। अब देखो इसमें, पेट्रार्क कल्टीवेटेड हिज फेम। पेट्रार्क नाम का एक विद्वान रहा है, जिसको अपन सोनिट में पढ़ेंगे आगे चलकर। पेट्रार्कन सोनिट नाम आता है, वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पेट्रार्क जो इटली से संबंध रखने वाला था, उसने अपनी फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि है, उसे क्या किया? विकसित किया, उसे आगे बढ़ाया, ठीक है। एंड वॉज द फर्स्ट जेन्युइन लिटरेरी सेलिब्रिटी। और अगर साहित्यिक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के तौर पे देखो, तो पहला साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाला, पहचान बनाने वाला आदमी यही था। 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। एक लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है कि पहला जेन्युइन लिटरेरी सेलिब्रिटी कौन था? पेट्रार्क था। दूसरा मैंने आपको बता दिया कहां का था? इटली का था। तीसरा मैंने आपको बता दिया सोनिट है, सोनिट का सबसे पुराना फॉर्म देने वाला कौन है? आपका पेट्रार्क ही है, ठीक है। आई बात समझ में आपकी? अब ये कौन सी सेंचुरी वाला, वो अपन बाद में बात करेंगे। अब यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब? कल्टीवेटेड का मतलब विकसित किया, ठीक है। बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं कि आपको वहां पर याद हो जाए, ठीक है। ये मैं आपसे लास्ट में भी वहां पर बुलवाने वाला हूं, क्योंकि ऐसा इतना जल्दी आपका तैयार हो जरूरी नहीं है। फिर यहां डेवलप, बताओ डेवलप्ड का मतलब क्या होता है आपका? विकसित किया, ठीक है। इसका उच्चारण कर दो जरा। अरे ये जो शब्द मैंने बोला है ना, इसका उच्चारण करो। डेवलप्ड क्या है? हाँ, अब देखो थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं, ये मैं आपको फोनेटिक में सिखाऊंगा, यहां बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगा। बोलो एक बार, डेवलप्ड। अब आपको अपनी खुद की कसम है, ये बताओ कितनों ने सही बोला था? दूसरों की नहीं देंगे आजकल, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, ठीक है, उनका इतना असर नहीं होता है, ठीक है। तो खुद की दे डालो आप। बताओ कितनों ने सही बोला था? नहीं है ना, अपन क्या बोलते हैं? डेवलप्ड,
या डेवलप्ड, डे लास्ट में बता देते हैं। तो डे है या डी है, डी है, ठीक है। और लास्ट में डे है या तय है, तय है, ठीक है। ये लो आपका, ये तो अपन फोनेटिक में अलग पढ़ लेंगे। फिर अगला पार्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस तो मैथमेटिक में आप खूब समझते हो, आपका बताओ क्या है, क्रम। ये क्या वर्ड है, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब निराशा, जिसमें आपने किसी को नहीं रखना है, जिंदगी में कुछ नहीं बचना होता लास्ट में। फिर अपने पास में वर्ड क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटेड। क्या वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटेड। ट्रेटेड या ट्रेटेड, ट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है आपका, प्रदर्शित किया, ठीक है। इसे देखो क्या क्या कह सकते हो, प्रदर्शित किया ऐसा लिख सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो आपका, दिखाया, ठीक है। और या फिर क्या कह सकते हो उसे, जैसे आप ये कहते हो ना धरना दिया, धरना देना भी इसी में आता है आपका, ठीक है। धरना दिया वो भी क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटेड है। क्लियर। जैसे आपके पास में यहां पर एक टीचर आता है और आप जैसे डेमोन्स्ट्रेशन लेते हो, तो वो यही पार्ट है आपका, वो अपनी आर्ट का आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके जाता है। अब बताओ यहां पर इसके लगभग अर्थ में आने वाला शब्द कौन सा है, सीक्वेंस नहीं है, डेस्पेयर नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है, तो बताओ क्या है आपका वहां, डेवलप। मजे की बात देखो, आंसर वाला शब्द हमें आता है लेकिन क्वेश्चन वाला नहीं आता। पेपर सेटर कितना अच्छा खेलता है दिमाग के साथ, ठीक है, कि वो आपको यहां इजी दे रहा, तो आपको जब ये नहीं पता है ना, तो आप इसके हाथ नहीं लगाते कि यार इसका डेवलप तो होना ही नहीं चाहिए, इतना हार्ड वर्ड है, ठीक है, तो इतना इजी तो होगा नहीं। फिर नीचे आप इन तीन में कंपेयर करते हो, इन तीनों में हार्ड कौन सा है, और तीनों में भी आप अपना दिमाग लगा देते हो बड़े वाला कौन सा है, ठीक है। तो लगभग अगर इसका आंसर देने वाला होगा तो क्या देगा वो आपका, डेमोन्स्ट्रेटेड देगा, जबकि आंसर क्या है आपका, डेवलप्ड है। आई बात समझ में, ठीक है। अब पांचों का बताओ मुझे। कल्टिवेटेड का मतलब विकसित किया, ये मानो एलकेजी बैठी है, ठीक है। फिर बताओ डेवलप्ड का मतलब विकसित किया। सीक्वेंस का क्रम है, क्रम है या क्रम है, उच्चारण ढंग से, भाई बार बार कहता हूं, अगर उच्चारण ढंग से नहीं करोगे तो ये मान के चलना अर्थ का अनर्थ कर दोगे, हिंदी दौड़ेगी फिर, ठीक है। आप कौन सा बोल रहे हो आप खुद देख लो, सबका अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्रम, कम, करम, क्रिम, ठीक है, सबका उच्चारण क्या है, अलग अलग है। यहां कौन सा बताओ आपका, ये पहले वाला है, ठीक। फिर बताओ अपना डिस्पेयर का निराशा, और डेमोन्स्ट्रेटेड का प्रदर्शित किया, दिखाया, या फिर धरना दिया। धरने वाला स्पेशली ध्यान देना, धरने वाला अपन ध्यान नहीं देते हैं। इसका नाउन क्या बनेगा, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। फिर अगले पार्ट में आ जाओ। ये कितनों का सही था, ठीक ठाक है। अगला लो, अगला पार्ट इसमें नंबर 6 वाला पढ़ो, देखें क्या क्वेश्चन है। वो 10 सेकंड लेना है आपको, इससे ज्यादा नहीं लेना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। बताओ ये क्लास में डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ था ना, जो कंटिन्यूअसली है। अब देखो उनसे मैं माफी चाहता हूं जो पहले नहीं थे, उनको मैं दोबारा बताऊंगा बाद में, उनको मैं बोल दूंगा कि ये टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं, आ जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस मांग रहे थे उनको अब समझ में आएगा कि प्रैक्टिस करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, कि टॉपिक पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को 6 महीने लगाऊं, खींचूं, कोई मतलब नहीं है। अपने को एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए सारा। क्या कह रहा है, विच सेंटेंस कंटेंस है, हाँ ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो आपको वर्ब में मैंने काफी कुछ पढ़ाया था, लेकिन उसमें ये 2 चीजें आपको जरूर बताई हैं, ठीक है। पहला बताओ क्या है, बोलना जरा आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। और दूसरा बताओ क्या है आपका वहां पर, इनट्रांजिटिव है, ठीक है। इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग बताओ क्या है आपका, सकर्मक है, और इनट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग क्या है आपका, अकर्मक है, ठीक है। इसका मतलब कर्म के साथ में, कर्म के सहित, और इसका मतलब जहां कर्म का अभाव हो, कमी हो, ठीक है। मतलब यहां ट्रांजिटिव में अपने सेंटेंस में क्या रहेगा बताओ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इनट्रांजिटिव है उसमें वर्ब के बाद में मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर एक एक छांट लेते हैं। बताओ द बर्ड क्या है आपका, सब्जेक्ट, फ्लू क्या है, वर्ब। इसका उच्चारण करना, मेरे करने के बाद भी गलत कर गए, मैंने बताया अभी, ठीक है। ये ध्यान रखना, FLEW ये है ना, तो इसका उच्चारण ये रहेगा, और जब आप इसे पढ़ोगे ना तो ये है, बताओ क्या है, फ्लू। फ्लू है या फ्लू है, फ्लू, और अपन क्या पढ़ते हैं, फ्लू पढ़ते हैं, ठीक है। ये गलती आप यहां कर रहे हो तो यहां भी पक्का करोगे आप, ठीक है। आप इसे क्या पढ़ते हो बताओ, देखिए आपका ब्लू, ठीक है। जबकि ये बताओ क्या है, ब्लू है या फिर ब्लू, ब्लू है। और ये जो वर्ड है ना BLUE, ये भी बताओ क्या है आपका, ब्लू है। ये तो फोनेटिक आ चुका है एग्जामिनेशन में। ये जो अभी लास्ट मैंने लिखा है ना,
ये परीक्षा में आया हुआ है आपका, ठीक है। ये ब्लू नहीं होता, क्या होता है, ब्लू होता है। चलो यहां पर ये वर्ब है और ये अवे किस में आ गया आपका, प्रीपोजिशन या पार्टिकल में आ गया, ठीक है। मतलब ये फ्रेजल वर्ब बन गया। ये टोटल बनाओगे ना ये पूरा, तो ये क्या बनेगा आपका, वहां पर फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। अब ये बोलो इसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बाहर हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर अगला यहां देखो दूसरे वाले में, शी बताओ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। फिर स्लेप्ट क्या है, वर्ब, स्लेप्ट क्या है, वर्ब, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, साउंडली। साउंडली का मतलब मजबूती से, आवाज से, शोर करने से, बस यही होता है। साउंडली का मतलब है गहरे तरीके से। साउंड का मतलब एक आवाज भी होता है, ठीक है। साउंड का मतलब एक मजबूती के लिए भी आता है, लेकिन यहां साउंडली का मतलब क्या है, गहरी नींद। अपन बोलते हैं ना घोड़े बेच के सोया, ठीक है, वो गहरी वाली नींद क्या है आपका, साउंडली है। अब पढ़ो इसे, यहां पर साउंडली है तो किसके लिए आएगा, गहरे के लिए आएगा। अब ये साउंडली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, ठीक है। बताओ ये क्या है आपका, एडवर्ब है। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव में हर हाल में बताओ आपको क्या चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लियर। फिर अगले पार्ट में आओ, अगला जो टर्म है उसमें क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट, प्लेड। प्लेड क्या है, वर्ब। फिर क्या है, इन द पार्क, यानी बच्चे बगीचे में या बागान में या उद्यान में या वन में खेले, ठीक है। तो आप ये बताओगे ये इन जुड़ गया, इन क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के साथ में नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पीपी। पीपी का मतलब वो नहीं है, बच्चों वाली पीपी नहीं है। बताओ क्या है पीपी का मतलब, प्रेपोजिशनल फ्रेज। बोला है क्लास में, क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैं कहता हूं इन द रूम, इन द क्लास, इन द गार्डन, ये सारे क्या हैं आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट अपने पास नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हट गया, आंसर अपने आप ही बच गया आपके पास, कौन सा, चौथा। साबित कर लो इसे आपका, ठीक है। कैसे बना आपका, ही क्या है, सब्जेक्ट, एट क्या है, वर्ब, और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। इसका उच्चारण करो, बहुत खाते हो, है ना। आजकल आप लोगों की पार्टीज इसी में जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक प्लस ये, है ना। और सबसे खतरनाक है आपके डाइजेशन के सिस्टम के लिए, सबसे खतरनाक होता है आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, आंतों में, इसमें इतनी चिकनाहट होती है कि चिपक जाता है, ठीक है। और उसे वापस धुलते धुलते साफ होते होते कम से कम 10 दिन लगते हैं। एक पिज्जा आंतों में चिपकने के बाद में कंटिन्यूअसली 3 से 4 लीटर डेली पानी पीते हो, 10 दिन बाद में आंत का कचरा साफ होता है। खाने में 10 मिनट भी आपको नहीं लगते हैं, ठीक है। और फिर भी इसे बोलना नहीं आता है आपको। गौर ये करना आपका, यहां पर अपने पास में ये जो पार्ट बनेगा ना, इसका उच्चारण वो ये बनेगा, ये ट है, पिज्जा। क्या वर्ड है बताओ, ये पिज्जा। अब ये जो दुकानें बेचने वाली हैं, ये जो डिलीवरी बॉय आते हैं जोमेटो शोमेटो से, ठीक है, स्विगी वगैरह से, ये इसे क्या पढ़ते हैं पता है आपका, पिज्जा। यहां तक कि बेचने वाले भी क्या पढ़ते हैं, पिज्जा। सबसे शर्मिंदगी की बात है, खाने वाले क्या पढ़ते हैं, पिज्जा। जो चीज खा रहे हैं उसका नाम नहीं आता अपने को, ठीक है। छोटा बच्चा फिर भी बोल ले, तो बताओ ये क्या पिज्जा है या पिज्जा, पिज्जा। अब ये बोलेंगे तो सुनेगा ये, तो हमारे कान है उसमें दिक्कत है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये बताओ यहां पर जो पिज्जा है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जो वर्ब अपने साथ क्या लेकर आती है, ऑब्जेक्ट लेकर आती है, ठीक है। लेकिन फिर देखो, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन है, मैंने वही तरीका आजमाया, 3 गलत ऑप्शन निकाल दिए, ठीक है। बताओ कितनों का सही था, लगभग का है, नहीं है, लगभग का तो नहीं है। अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी याद, मेरी मुश्किल से 7-8 का आंसर आया। चलो अगला निकालो, यहां पर देखो, देखें लेंथी सेंटेंस है, उतना ही आसान है। इंग्लिश में जितना लेंथ होती है उतना ही वो वहां पर इजी माना जाता है। निकालो, देखें आराम से। चलो देखो, इसमें आपका, आपके सामने कुछ नाम बोल रहा हूं मैं, वो नाम एक बार मेरे पीछे पीछे फॉलो करना। देखें, फॉर, बच्चों की तरह बोलना ना, बार बार कहा, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। अब इनको रिपीट आप कर दो। देख लो, इतनी देर में गड़बड़ है ना, मेरे पीछे पीछे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। लिख पाओ, देखिए तीसरी बार आ रहा है, ठीक है। और तीसरी बार में तो सारा काम होना ही चाहिए। क्या क्या बताओ आपका, फॉर, एंड, हाँ आगे पीछे ले लो, यट, बट, बताओ, सो, और,
नॉर। आगे, अब जनरली बहुत सारे हैं, अभी इन चीजों को मैं नहीं करवाऊंगा, अपना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन सा, कंजंक्शन, अलग से भी। अभी जो आपने वहां पढ़ा उसके अलावा दोबारा से भी पढ़ेंगे, अपन थियरी में एक और पार्ट पढ़ेंगे उसका, वहां और डिटेल में बताऊंगा। ये जो पार्ट होते हैं ना, ये सारे कौन से कंजंक्शन होते हैं बताओ, देखिए आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बताओ कौन से होते हैं आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपको ये चीजें आ रही हैं तो इस सवाल को सोल्व करने में दिक्कत नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये पता ही नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं, सबजुगेटिंग कौन से होते हैं, ठीक है। अगर उनका नहीं पता है तो हम सवाल को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एक बार चौथी बार में ये रिपीट करवा के मुझे याद करवा दो। बताओ क्या क्या बोलो, फॉर, एंड, यट, बट, सव और नॉर। इनसे अगर दो क्लोजेस या दो सेंटेंसेस जुड़े तो बताओ वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेटिंग से जोड़ने वाला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इस पहले सेंटेंस के अंदर यहां ढूंढो, देखें इनमें से कोई है क्या, बताओ, नहीं है ना। चौथे पे आ जाओ, है क्या कोई सा, है, क्या है बताओ आपका वहां पर, एंड है। अभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। फिर इसमें बताओ है क्या आपका, तीसरे में है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और फिर बताओ दूसरे में है या नहीं आपका, है, ठीक है। अब ये बताओ अगला क्या बोल रहा है कि विच सेंटेंस कंटेन्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें दो मिल रहे हैं, एंड भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है बताओ आपका, बट भी मिल रहा है। डबल आंसर्स तो इसमें हो नहीं सकते। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम मेनली क्या होता है, दो क्लोजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ना। किसको जोड़ना, दो क्लोजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो बताओ यहां पर ये किस किस को जोड़ रहा है, डार्क और हैंडसम को जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहां क्या कहा, ये क्रिस गेल के बारे में बोला जाए, सेंटेंस तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। ही इज टॉल, लंबा है क्रिस गेल, डार्क, ठीक है, बिल्कुल मोटी चमड़ी का, ब्लैकिश निग्रो है, निगर है आपका, श्वेत प्राणी कहते हैं, और साथ में क्या है, हैंडसम। चाहे वो कितना ही आपको बुरा दिखता हो, उसकी पत्नी से जाके पूछो, उसके लिए चांद वही है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव है ना आपके, विशेषण है आपके, ठीक है। और यहां पर आपने किसको किससे जोड़ा, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ा है, क्लोज से क्लोज को नहीं जोड़ा है, फ्रेज से फ्रेज को नहीं जोड़ा है, सेंटेंस से सेंटेंस को नहीं जोड़ा है। जबकि यहां देखो कि शी हैड अ हेडेक, उस लड़की के सरदर्द था, शी कंटिन्यूड टू टीच हर स्टूडेंट्स, या उस अध्यापिका के हेडेक था, फिर भी उसने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रखा, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये किसको जोड़ रहा है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो मेनली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा कहा जाएगा, चौथे वाला या दूसरे वाला, दूसरे वाला, ठीक है। अब देखो आपको अगर लिस्ट पता भी है उसके बावजूद भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपको यह नहीं पता कि कंजंक्शन का मेन काम होता क्या है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहां पर लास्ट वाला नहीं करना है, चौथा आंसर कौन सा है, दूसरा है। बताओ कितनों का सही है। अब गारंटी के साथ तो नहीं कहेंगे सही तो आया है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं साइड में याद रखना है, छठी बार आ गया है, बोल दो जरा, बताओ क्या क्या, बताओ आपका, फॉर, एंड, येट, बट, सव और नॉर, ठीक है। अगले पे आओ, देखें आपका, अब हिम्मत लगाओ एक बार फिर से, आपकी क्या लिखा है ये आपको बताना है। इसमें आंसर क्या रहेगा आपको खुद को ट्राई करना है। एडजेक्टिव क्लोज पूछा है। अगला ये कह रहा है विच सेंटेंस, कौन सा ऐसा वाक्य है, कंटेंस जो शामिल करता है एन एडजेक्टिव क्लोज, एक विशेषण का उपवाक्य, ठीक है। मतलब सेंटेंस में दो टुकड़े होने चाहिए। और ये बताओ कि एडजेक्टिव क्लोज कौन सा होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए। तो अर्थ से पता चलेगा इसका, ठीक है। पूरा इसमें पढ़ता हूं मैं आपका। पहला सेंटेंस है द गर्ल, वह लड़की, हु वन द रेस वॉज वेरी हैप्पी, जिसने दौड़ जीती, दौड़ की प्रतियोगिता जीती, काफी खुश थी, ठीक है। बताओ यहां पर अपने पास में गर्ल क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। अब ये पूरा क्लोज है ना, हु वन द रेस वॉज वेरी हैप्पी, ये पूरा किसको डेडिकेट किया गया है, इस लड़की को किया गया है। पूरा का पूरा उपवाक्य किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है, नाउन है, मतलब क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव वाला टुकड़ा हो गया। आराम से आंसर मिल रहा है, लेकिन नीचे वाले अपन देखते हैं क्यों नहीं है। अगला कह रहा है ही राउड हिज बाइक टू द स्टोर, वह अपनी बाइक या मोटरसाइकिल दुकान तक लेकर गया, दैट वॉज वेरी नियर टू हिज हाउस, जो कि उसके घर के बिल्कुल नजदीक थी। बताओ यहां पर मैन, नाउन या प्रोनाउन क्या है, ही है। क्या ही की विशेषता का कोई टुकड़ा है क्या इसमें, नहीं है, ठीक है। फिर शी sang a song for the class, उस लड़की ने क्लास के लिए एक गाना गाया, ठीक है। बताओ इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, शी है। तो शी के लिए यहां पर कोई बताया कि इसमें नहीं ना, कोई काम किया उसने, शी की कोई विशेषता इसमें नहीं आई है। फिर वी एट पिज्जा एंड वॉच्ड ए मूवी, हमने पिज्जा खाया और
मूवी देखी, ठीक है। बताओ इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है? वी है, लेकिन वी की विशेषता इसमें कुछ भी नहीं आ रही है। तो बताओ इसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला बी है, सी है, डी है, या फिर आपका ए है? ए है, ठीक है। और जनरली ये भी ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लोज का एक और अच्छा तरीका है, ठीक है, वो ये है कि एडजेक्टिव क्लोज बनता किस किस से है आपका? हु से, विच से, या फिर दैट से। पहले तो ये ट्राई करना है, और दूसरी बात ये कि वो किसकी विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की। कहने को तो यहां पर भी देखो इसमें क्या है आपका? दैट आ रहा है, आई बात समझ में, लेकिन ये ही की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। यहां पर हु आ रहा है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? गल की बता रहा है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा जोर कम डालूंगा, क्योंकि अभी आपने क्या नहीं पढ़ा है मेरे से? फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस नहीं पढ़ा है। अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम ऐसा लिखा जाएगा, बताओ क्या है आपका? क्लोज एनालिसिस। इस तरीके से उस वक्त मैं बताऊंगा आपका एडवर्ब क्लोज क्या है, या फिर आपका एडजेक्टिव क्लोज क्या है, नाउन क्लोज क्या है। इस तरीके से वो बात अपन तब वहां पर तीनों क्लोजेस की कर लेंगे, ठीक। लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, ये कितनों का सही है? अच्छी बात है, जिनका है बढ़िया है। अगला पार्ट लो इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। ये पढ़ाया हुआ है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाया हुआ सवाल है, ये किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। बताओ, देखिए इसमें यहां वाले पार्ट में कह रहा है विच सेंटेंस कंटेंस है जीरेंड या जेरेंड? जेरेंड, ठीक है। इसका उच्चारण जब अपन पढ़ेंगे तो शुरू में जी नहीं बल्कि क्या आएगा आपका? जे आएगा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। जेरेंड क्या होता है? क्रियावाचक संज्ञा। क्या बनेगा बताओ आपका? क्रियावाचक संज्ञा। ऐसा संज्ञा शब्द जो देखने में क्या लगता है? क्रिया लगता है। और इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जेरेंड का? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पढ़ा है आपने, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टेंस वाले टॉपिक के अंदर जो पहला रूल था ना, उसी में ये चीज मैंने बताई है। वर्ब के अंदर अलग से बताइए, नॉन फाइनाइट में, दोनों जगह पढ़ा अपन ने। ही एंजॉयज रनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो बताओ ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। एंजॉयज क्या है? वर्ब। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, है ना। और ये कहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या बोल रहा हूं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या तो किसका काम करे? सब्जेक्ट का। या किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का। वो क्या होता है? जेरेंड होता है, ठीक है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का। और वो भी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अरे ऐसा सेंटेंस नहीं दिया था आप लोगों को, पीछे वाला सारा भूलते चल रहे हो। मैंने आप ही का सेंटेंस यहां पर लिखा था, स्मोकिंग इज इंजूरियस। आगे फिर मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसा आया था ना आपका, ठीक है। बताओ ये स्मोकिंग क्या दिख रहा है आपका यहां पर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन एक्चुअल में क्या है यहां पर? ये सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनता है? या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। यहां ये किसका काम कर रहा है मेरे भाई? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? जेरेंड हो गया। और अगर आपने इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दिया होता, क्या आपका वहां पर? आई हैट स्मोकिंग। ये लो, अब यहां पर आई आपका सब्जेक्ट है, हैट आपका वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका जेरेंड है। तो बताओ यहां पर रनिंग क्या बन रहा है? जेरेंड बन रहा है। आंसर मिल गया। अब ये बताओ इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है? देखो सीख रहे हो धीरे धीरे, अगर पहले भी नहीं पता था तो पीछे सवाल में आया है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टुकड़ा है। आपसे पूछा जा सकता है विच सेंटेंस कंटेन्स ए प्रेपोजिशनल फ्रेज? निम्नलिखित वाक्य में से कौन से वाक्य में प्रेपोजिशनल फ्रेज है? फिर अगला पार्ट, शी इज रीडिंग ए बुक। बताओ इसमें भी ये शी क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। बताओ रीडिंग यहां पर नाउन का काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो जेरेंड नहीं है। फिर अगला, दे प्लेड टेनिस आफ्टर स्कूल। दे क्या है? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? वर्ब है। टेनिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। आफ्टर क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। स्कूल आपका नाउन हो गया, तो ये फिर से प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया आपका, ठीक है। ये भी पीपी है आपका। आफ्टर स्कूल प्रेपोजिशन प्लस नाउन में आ गया, तो ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर अगला, द बर्ड sang ब्यूटीफुल सॉन्ग। द बर्ड क्या है? सब्जेक्ट है। सेइंग क्या है? वर्ब है। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या है? पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जेरेंड वाला डाउट केवल मेरे पास में दो में ही रहता है। कौन कौन से में? ए में और बी में रहता है। तो यहां पर बी में तो रीडिंग किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, नाउन का या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। अब बताओ इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए जेरेंड में? आपका पहला होना चाहिए। क्लियर है आपका, ठीक है। जेरेंड दोबारा बोल दो एक बार, बताओ जेरेंड का स्पेलिंग बोलो। GERUND। और इसका उच्चारण जीरेंड है या जेरेंड? जेरेंड है, ठीक है। फिर ये बताओ यहां इसका हिंदी मीनिंग क्या है? क्रियावाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर अगली चीज ये बताओ ये बनता किससे है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम करेगा? नाउन का। या तो सेंटेंस में क्या बनाएगा? सब्जेक्ट। या फिर क्या बनाएगा?
ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, ये सवाल इतना गौर क्यों करवाया मैंने, अभी 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया था और 2022 में उन लोगों को पोस्टिंग मिल चुकी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। उसमें से एक कैंडिडेट का मुझसे मिलना हुआ और उन्होंने कहा सर मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया, ठीक है, कि जेरेंड क्या होता है, एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, खाली यही चीज बोलनी थी जो मैंने आपके सामने बोली है या आपसे बुलवाई है, उस लेवल की एग्जामिनेशन में। ठीक है, वहां भी ऐसा सवाल बनता है कि आपकी ग्रामर सॉलिड है या नहीं है, तब इन चीजों को मैं 4 से 5 बार बुलवाता रहता हूं। ठीक है, फ्यूचर में यही नहीं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आप कवर कर जाओ, लाइफ में कहीं जाओ ये चीजें आपकी जुड़ी हुई रहनी है। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही था, कुछ का गलत है। अगला पार्ट लो, जिनका सही है उनके लिए अच्छा है। अगला देखो, देखें आपका इसमें हाँ ब्लैंक दिया हुआ ना आपका, वो तो मैं नहीं बोलूंगा तो भी आप करवा लोगे, वो तो है ना कि ये अंडरलाइन है या नहीं है, ब्लैंक है या नहीं है, बताओ। और देख लो ये सारे किसी न किसी एग्जाम के सवाल हैं, तो ये मत मानना कि खाली और खाली जस्ट टाइम पास का इश्यू, ऐसा कुछ नहीं है, सारा इंपॉर्टेंस का विषय है। बताओ देखें, बोलो। एक्टिव पैसिव पहचानना बताया ना आज, एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव का पैसिव का है। ठीक है, क्या है, वॉर एंड पीस इज अ बुक बाय टॉलस्टॉय। ठीक है, आप जैसे राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं टॉलस्टॉय, ऐसा आता है इंग्लिश में टे साउंड आएगा टॉलस्टॉय, कि वॉर एंड पीस युद्ध और शांति एक पुस्तक है जिसको लिखा किसने, टॉलस्टॉय ने लिखा। ठीक है, बताओ इसमें डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट कौन है, काम करने वाला कौन है, टॉलस्टॉय। शुरू में है या लास्ट में है, लास्ट में है, मतलब एक्टिव है या पैसिव, पैसिव है। पैसिव क्या लेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो मेरे पास में ये बताओ, यहां पर अपने पास में एक चीज ये बताओ कि बी फॉर्म है, बी फॉर्म कौन सा आ गया, इसमें इज आ गया। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब अपने पास क्या है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। ठीक है, और वैसे भी आप छांट सकते हो, इज के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, इसके साथ सीधा सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता, इसके साथ राइटिंग आ सकता लेकिन यहां नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, क्या है, पैसिव है। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या लगना चाहिए आपका, रिटर्न। बोलो कितने जनों का सही है, बढ़िया है। अगला लो, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। अगला पार्ट, विच सेंटेंस इज एन एक्टिव सेंटेंस। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना एक्टिव पैसिव, देखो परीक्षा में सवाल क्या आ रहा है, अगला ये नहीं कह रहा एक्टिव को पैसिव में बदलो, क्या बता रहा है, ये छांटो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कौन सा। आजकल पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है आपका, देख लो आराम से। सवाल कह रहा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस छांटना है, मतलब क्या करना है, डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट पहले देखना है। ठीक है, द केक वॉज बैक्ड बाई माई मदर। केक है उसको किसके द्वारा बनाया गया, मेरी मां के द्वारा। डूअर ऑफ एक्शन कौन है, माई मदर। कहां है, लास्ट में है। एक्टिव या पैसिव, पैसिव हो गया। ठीक है, अपन दोनों एंगल से कर लेंगे इसे। देखो आपका ये तो मैं सिमेंटिक ले रहा हूं मीनिंग के आधार पर। फिर है द कार वॉज ड्रिवन बाई माई ब्रदर। कार को मेरे भाई के द्वारा चलाकर ले जाया गया। बताओ कौन चलाने वाला, मेरा भाई। डूअर ऑफ एक्शन ये है शुरू में या लास्ट में, लास्ट में, क्या है, पैसिव है। फिर शी sang a song फॉर द क्लास, उसने क्लास के लिए गाना गाया। बताओ गाना गाने वाला कौन, शी। कहां है डूअर ऑफ एक्शन सेंटेंस के, शुरू में है। तो पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। फिर अगला, द मूवी वॉज वॉच्ड बाई एवरीवन इन द थिएटर। सिनेमा घर में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वह चलचित्र देखा गया। बताओ किसने देखा वो मूवी, सब ने। सब के लिए क्या वर्ड है, एवरीवन। तो डूअर ऑफ एक्शन कहां है, लास्ट में है। लास्ट में होने का मतलब एक्टिव है या फिर पैसिव है, पैसिव है। ठीक है, अब यहां पर सिंटैक्टिक नेचर पे आ जाओ। सिंटैक्टिक का मतलब स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर में पैसिव कैसे पहचानते हैं, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां चेक करो, ये वोज क्या है, डी। बैक्ड क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव है। फिर देखो वोज क्या है, बी, और ये ड्रीवन क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्राइवन है या ड्रीवन, ड्रीवन। ठीक है, फिर यहां देखो वोज बी और वोस्ट क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पैसिव। किसी भी एंगल से निकाल लो। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर से निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, सिमेंटिक यानी मीनिंग से निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसमें अपना आंसर ए नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, आंसर कौन सा हो जाएगा जी, आपका सी हो जाएगा। समझ में आया, बताओ कितनों का सही है। ठीक है, ये बढ़िया किया आपने। अगला करो, देखिए आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लास में सा डिस्कशन हुआ है, आपने सेंटेंस के टाइप बताए मैंने आपको 4-5। ये कहा था रेनन मार्टिन ने 4 प्रकार बताए हुए, रियल में 5 हैं, ऐसा भी बोला था मैंने आपको। ठीक है, बोलो देखें, ये बेसिक जानकारी है, ये आनी चाहिए। अगर ये क्लास में नहीं थे तो भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कौन से लेवल का है आपका, लगभग अपर प्राइमरी लेवल का, उससे ऊपर का, पता है ना।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान बताओ, देखें, बोलो कैसे पहचानूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं सेंटेंस इंपेरेटिव है। या तो सेंटेंस के शुरू में क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर बताओ क्या होना चाहिए, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर सेंटेंस में क्या आना चाहिए, लेट, या फिर सेंटेंस में क्या आना चाहिए आपका प्लीज या काइंडली, दोनों में से किसी एक शब्द के साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये सारे होने कहां चाहिए, सेंटेंस के स्टार्ट में या उसकी बिगिनिंग में, उसके शुरुआत में या आरंभ या प्रारंभ में होने चाहिए। यही बात है ना आपकी। अब ये बता दो, यहां पर ये पहला सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, बताओ आई से। आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये चौथा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, दे से। दे क्या है, सब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ही से। ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये तीनों ही क्या नहीं है, बताओ आपका इंपेरेटिव नहीं है। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला इंपेरेटिव होता है या असर्टिव होता है, असर्टिव होता है। इसे दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव। फिर कह रहा हूं सेंटेंस ये भी बन सकता है, सवाल क्या बन सकता है कि जो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस आपका है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों है ना, इन तीनों को मैं एक जगह लिख देता हूं। देखो ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं आपके वहां पर, डिक्लेरेटिव है, ठीक है। और डिक्लेरेटिव को अपन सिंपल भाषा में क्या कह देते हैं, आपका असर्टिव। अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपन असर्टिव बोलते हैं। रेन एंड मार्टिन ने क्या लिखा, उसे आपका डिक्लेरेटिव लिखा है। अगला पेपर में किसी भी नाम से पूछ सकता है, डिक्लेरेटिव के नाम से भी या असर्टिव के नाम से भी, ठीक है। लेकिन मेरा जो आंसर यहां पर बनेगा, बता दीजिए कौन सा रहेगा आपका, ये वाला। कैसे है बताओ, प्लीज। और प्लीज के साथ में क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये इंपेरेटिव हो गया, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, बढ़िया है जी। अगले पार्ट में चलो, आपका नेक्स्ट वाला देखो, देखें सवाल क्या है। चलो सवाल क्या था, बताओ क्या सवाल है। पुट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, सही शब्द का चुनाव करना है। आई हैव बीन वेटिंग हियर द लास्ट 2 hours, प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, कंजंक्शन में भी पढ़ाया था, टाइम एडवर्बियल्स में भी बोला था ना, सिंस और फॉर, ठीक है। आपको याद हो तो मैंने 2 चीजें आपको बताई थी। एक तो क्या था बताओ आपका, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड नहीं, हमारे राजस्थानी है ना, वो ये बोलते हैं ये पीरियड है या फिर आपका पीरियड है। और यह भी नहीं है साउंड, ए साउंड है, ठीक है। पीरियड होता है या पीरियड, पीरियड होता है, ठीक है। घर पे बोलो चलेगा, लेकिन जब क्लास में आओगे तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बताओ ये क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित में यहां पर अपन किसका यूज करते हैं, फॉर, ठीक है। फिर ये दूसरे वाला है, ये बताओ क्या है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बताओ आपका, अनिश्चित या निश्चित, अनिश्चित या निश्चित, निश्चित। ये ऊपर वाला तो बताओ क्या है आपका, अनिश्चित, और नीचे वाला क्या है आपका, निश्चित। पॉइंट हमेशा एक जगह टिकता है आपका, तो इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, सिंस का। लेकिन फिर भी अपना गलत हो सकता है, ठीक है। रीजन सुनना, जो ये लास्ट है ना आपका, अकेला लास्ट, ये तो क्या होता है बताओ, देखें आपका वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखो उल्टा चलेगा ये, और ये जो अपने पास में द लास्ट है, ठीक है, ये बताओ कैसा है आपका, पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना, आपको लगना चाहिए सर उल्टा किया आपने। अब उसको समझाता हूं। अगर मैंने ऐसा बोला कि लास्ट डे, तो ये निश्चित है। कैसे निश्चित है, आज क्या वार है आपका, फ्राइडे, ठीक है। तो लास्ट डे का मतलब क्या हो गया, थर्सडे। आराम से पता चला ना। अब द लास्ट डे का मतलब क्या है, जो स्पीकर, बोलने वाला तो जानता है, लेकिन लिसनर डजंट नो, सुनने वाले को नहीं पता। मैं उस पिछले दिन, ठीक है। तो उस पिछले दिन, कौन से पिछले दिन, जो मुझे पता लेकिन आपको पता नहीं है। अब निश्चित क्या होता है, जो सुनने वाले को भी पता होता है और बोलने वाले को भी पता होता है। और द लास्ट क्या है, केवल बोलने वाले को पता। तो ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों आया, क्योंकि आपका यहां डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप इससे मीनिंग क्या निकालते हो, निश्चित है। और इसको आप किससे जोड़ देते हो, पॉइंट ऑफ टाइम से, और अगले ने सवाल बना दिया, ठीक है, गलत करवाने के लिए। यहां पर अब इसमें द लास्ट है, तो बताओ ये निश्चित है या अनिश्चित है, अनिश्चित है। आंसर क्या आना चाहिए, फॉर। और अधिकांशतः इसमें क्या कर देते हैं, सिंस कर देते हैं। किसकी वजह से, दा की वजह से। तो रिपीट कर लेना, ये सिंपली आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर में दिक्कत हो सकती है। बताओ लास्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या लेगा, सिंस लेगा। द लास्ट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या ले लेगा, फॉर ले लेगा, ठीक है। तो यहां इनसे तो कोई मतलब नहीं था, इनसे, ओवर से, कंफ्यूजन यही था सिंस और फॉर में। तीसरी दफा फिर रिपीट करवाऊंगा, ये कंफ्यूजन का विषय है। बताओ लास्ट क्या है, लास्ट कंफर्म है। यहां क्यों लगवाया फिर बताओ, देखिए मैंने हां भरवाई, आंसर तक ले गया, फिर मैं चेंज करवा रहा हूं आपसे।
देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है क्लास में। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, इतना चल रहा है। आप ही बताओ, लास्ट निश्चित है या अनिश्चित है? लास्ट निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है, ठीक है। और द लास्ट क्या है? अनिश्चित है। अब बताओ पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा? पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा? द लास्ट। एक काम करते हैं, ये जो तीर के निशान है ना, ये आपको ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इनको मैं बदल देता हूं, ठीक। बताओ, देखिए यहां वाले पार्ट में क्या है, ये बताओ पीरियड ऑफ टाइम किसमें है आपका? द लास्ट में, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम किसमें है आपका? लास्ट में, येलो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, 5 से 7 बार हो गया, बहुत बार सवाल आया हुआ है, ऐसे सवाल रिपीट हो जाते हैं। यहां से चेंज कर देगा, वहां वो वर्ड आपका सेम रख देगा, ठीक है। बताओ कितनों का सही था? ठीक है, अगले पार्ट में आओ। जिनका गलत है आगे देखो, देखिए आपका आगे देखो सेंटेंस में। अब टाइम नहीं लगाएंगे साहब, इसमें टाइम दूंगा ही नहीं मैं आपको। बताओ क्या पूछ रहा अगला आपसे? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम क्या है? असर्टिव। अभी सिखाया ना आपका, किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से, ठीक है। बताओ यहां कैन क्या है आपका? वहां पर मॉडल है, ठीक है। वोट क्या है? WH वर्ड है। और ये वाउ, ये बहुत यूज करते हैं आजकल आप। बताओ वाउ क्या है आपका? इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों अपने आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये अपना आंसर तीसरे वाला बनना है, कौन सा? द सन। द सन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला क्या हो गया आपका? असर्टिव या डिक्लेरेटिव हो गया। क्लियर है? अब ये बताओ, ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। दूसरा भी कैसा है? इंटेरोगेटिव। और ये लास्ट वाला कैसा है बताओ? नहीं, किसने सिखाया? इंटरजेक्शन तो ये वाउ है ना। सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी। इंटरजेक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। अब रिपीट कर दो ना एलकेजी वालों। बताओ ये क्या है? वो तो बोलना पड़ेगा। बताओ क्या है? इंटेरोगेटिव। ये क्या है? इंटेरोगेटिव। ये क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव। और ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी। और वाउ क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का निकालो, देखें इसे क्या पूछा, वो आपको देखना है। अब देखो, अपने पास में ये अभी अपन ने नहीं पढ़ा है अलग से। अभी इसके आगे वाला जो अभी आपने छोड़ा ना, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, उसके जस्ट बाद वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा, जिसमें थोड़ी सी जानकारी हल्की सी देता हूं, जिससे आप निकाल लोगे। मेनली सेंटेंस को 3 भागों में अपन बांटते हैं। सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कौन सा आपका? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में क्या होगा? एक ही टुकड़ा होगा, एक फाइनाइट क्लोज होगा। फाइनाइट क्लोज का मतलब जो टेंस को बताए, ठीक है। कितना क्लोज होगा? एक होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। क्लियर? यहां पर क्या होगा? अपने पास में 2 क्लोजेज होंगे, ठीक है। और दोनों क्लोजेज ही क्या होंगे? आपके फाइनाइट क्लोजेज होंगे, बराबर, ठीक है। दोनों टेंस बताने वाले रहेंगे, 2 टुकड़े। इसमें क्या रहेगा? वहां पर आपका एक फाइनाइट क्लोज रहेगा और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज रहेगा। एक टेंस को बताएगा और एक को टेंस की बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंप्लीट, एक इनकंप्लीट होता है, इस तरीके से आपका, ठीक है। अब आप यहां पर अपने पास में देखोगे तो डबल क्लोजेस वाला है, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। भाई एक क्लोज वाला क्या होता है? सिंपल होता है। कम से कम कितने क्लोजेस होने चाहिए? 2 क्लोजेस होने चाहिए। तो जैसे पहला सेंटेंस है, देखो, द डॉग बार्क्ड, और फिर यहां पर क्या है आपका? द कैट रैन अवे। ये एंड से जुड़ा क्लोज कितने आ रहे हैं आपके? 2 आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है शी वेंट टू द स्टोर, और फिर यहां कहा आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क। बताओ क्लोजेस कितने हैं? इसमें भी 2 हैं, ठीक है। फिर ही इज अ ग्रेट एथलीट, वह क्या है आपका? एक महान धावक है। और फिर कहा है आपका हु ऑल्सो एक्सेल्स इन, और उसके बाद में है एकेडमिक्स। ये इसका दूसरा क्लोज आ गया। दे प्लेड सोकर फॉर आवर्स, ये इसका पहला क्लोज है। एंड देन हैड ए पिकनिक, ये इसका वहां पर दूसरा क्लोज। दोनों क्लोजेस आ गए, मतलब सिंपल किसी में है ही नहीं, चारों में है, तो एक एक को निकालना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना, कंपाउंड में क्या होता है? जो 2 टुकड़े होते हैं, दोनों टुकड़ों को आप अलग अलग कर दो, ठीक है। फिर भी वो जीवित रहेंगे, वो अपना अर्थ देंगे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। एक सिंपल बता रहा हूं, पढ़ाया नहीं क्लोज एनालिसिस। मैंने कहा था टॉपिक आएगा क्लोज एनालिसिस, उसमें ये अलग से बताऊंगा डिटेल में, यहां शॉर्ट में बता रहा हूं। बताओ अपने पास में 2 टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों को अलग कर दो तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो किसमें है? कंपाउंड में है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक टुकड़ा अलग होगा, वो क्यों? दूसरे पर आश्रित है। आश्रित होने का मतलब ऐसे अलग करते ही वो अपना अर्थ छोड़ देगा, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहां देखो, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंकने लगा, अपने आप में कंप्लीट है। द कैट रैन अवे, बिल्ली भाग गई, ये भी अपने आप में कंप्लीट। अलग अलग लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से ये पहला हट गया।
फिर दूसरा वाला शी वेंट टू द स्टोर, वह दुकान पर गई, अलग लिखा जा सकता है। फिर यहां पर शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य खत्म किया, अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर यहां पर गौर करना, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। ही इज अ ग्रेट एथलीट, वह एक महान धावक है, अलग लिखा जा सकता है। लेकिन आगे क्या, हु ऑल्सो एक्सेल्स इन एकेडमिक्स, जो अकादमिक में पढ़ाई में भी आगे रहता है। कौन पढ़ाई में आगे रहता है, इसको अलग कर दो। ये ऑल्सो एक्सेल्स इन एकेडमिक्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। ये किस पर डिपेंड करता है? पहले वाले क्लोज पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नीचे वाले पे आओ। दे प्लेड सोकर 4 आवर्स, उन्होंने कई घंटों तक सोकर खेला। ठीक है, देन हैड अ पिकनिक, उसके बाद में वो पिकनिक पर चले गए। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट के अंदर भी कोई किसी पर आधारित नहीं है। मेनली जो आधार रहेगा ना, वो किसका रहेगा बताओ? इस तीसरे वाले का रहेगा। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स है ना, जनरली इनसे बनता है, हु से, विच से, दैट से। किन से बनता है? हु से, विच से और दैट से। ये इसकी पहचान थी, तो अगर थोड़ा सा आरू तरीका लगाओ तो भी लग सकता है। ठीक है, हु से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। हु से कभी कंपाउंड नहीं बनेगा, हु से हमेशा ही क्या बनेगा? आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आपको सिखा चुका हूं, ये अपना पूरा टॉपिक आएगा, कम से कम 3 दिन लगेंगे, उस वक्त इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर इसको घर जाके देखोगे आराम से कवर हो जाएगा। अगले पार्ट पे आओ, सवाल नंबर 17 आपका, देखो देखें, इसमें टाइम मत लेना भाई। क्या पूछा बताओ, बोलो। फिर कह रहा हूं परीक्षा के सवाल हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना हमारा सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते। बताओ क्या पूछ रहा है इसमें आपका? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है आपका? वहां पर प्रश्नवाचक है। बताओ इंटेरोगेटिव किस किस से बनता है आपका? वहां पर WH वर्ड से, या फिर किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से, या फिर किससे बनेगा? मॉडल से। इन तीनों में से क्या होना चाहिए? किसी एक से शुरू होना चाहिए। लिखवाया है मैंने आपको। ठीक है, बताओ यहां पर ये पहला सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? द मूवी। द मूवी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला क्या हो गया आपका? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। ठीक है, फिर कह रहा है शी वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम मिल्क। बताओ शी यहां पर क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये भी क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। ठीक है, फिर यहां पर देखो ही, ये क्या है? सब्जेक्ट से शुरू होने वाला, ये भी क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। ठीक है, तो अपने पास में ये 3 कट गए, ये असर्टिव डिक्लेरेटिव, ये असर्टिव डिक्लेरेटिव, ये असर्टिव डिक्लेरेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये अपना आंसर बचा। और चेक कर लो ये बना किससे है? WH वर्ड से। WH वर्ड से शुरू होने वाला क्या होता है? इंटेरोगेटिव। सबका सही होगा, बताओ कितनों का है? ठीक है जी, अगले पार्ट पे आओ आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 18। अभी थोड़ा सा बताया था, थोड़ा देखो पीछे आ जाओ एक बार। और यहां पर क्या लिखा था अपन ने? सिंपल में एक क्लोज होना चाहिए। सिंपल में कितना क्लोज होना चाहिए? एक। अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और टेंस बताने वाला होना चाहिए। 3 बातें, एक क्लोज, कंप्लीट और टेंस बताने वाला होना चाहिए। वो क्या है आपका? सिंपल है। ठीक है, तो यहां वाले सेंटेंस में अब एक एक चेक करवा दो, ये मेरे साथ करवा दो। बताओ देखो ये किससे जुड़ा है आपका? ये किससे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है? एंड से। और ये किससे जुड़ा है? एंड से। कंफ्यूजन दे रहा है सारा ही, सारे एंड आ गए। ऐसा लगता है दो हैं, लेकिन 2 किस में आने चाहिए? क्लोज में, वर्ड्स में आने चाहिए या क्लोज में आने चाहिए? क्लोज में 2 टुकड़े होने चाहिए। तो ये देखो, द डॉग बार्क्ड, द कैट रैन अवे। अब इसमें क्लोज 1 है या 2 है? 2 क्लोज हैं, तो 2 वाला कभी सिंपल नहीं बनेगा, हट गया आपका। ठीक है, फिर देखो द सन इज शाइनिंग, ये मेरे पास में कौन सा क्लोज है? पहला है। द बर्ड्स आर सिंगिंग, ये कौन सा है आपका? दूसरा क्लोज है। इसमें भी कितने क्लोजेस हो गए? 2 क्लोजेस, हट गया आपका। ठीक है, फिर आई वॉक्ड टू द स्टोर, मैं दुकान पर गया, ये मेरा क्या है? पहला क्लोज है। एंड बोट सम मिल्क, और कुछ दूध खरीद कर लाया, ये दूसरा क्लोज है। बताओ कितने क्लोजेस में भी? 2 हैं। तो ये तीनों सेंटेंस है ना ऊपर वाले, ये तीनों किसका काम कर रहे हैं? आपका कंपाउंड का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर लास्ट में आप कहोगे सर एंड तो इसमें भी है, फिर भी आप इसे आंसर क्यों बताओगे? तो अभी थोड़ी देर पहले अपनी क्लास में डिस्कस हुआ था, ये एंड यहां पर वाक्य को जोड़ रहा है या शब्द को जोड़ रहा है? शब्द को जोड़ रहा है, मतलब एक ही क्लोज में आया हुआ है। और क्लोज छांटने का तरीका क्या है? हर क्लोज में अपनी वर्ब होनी चाहिए। भाई फाइनाइट क्लोज का मतलब क्या? उसमें वर्ब होनी चाहिए। तो देखो इस क्लोज में वर्ब क्या है? बाग। इस क्लोज में वर्ब क्या है? रैन। ठीक है, फिर इसके अलावा यहां पर आओ अगले वाले पार्ट के अंदर, इस क्लोज में वर्ब क्या है? शाइनिंग। इसमें वर्ब क्या है? सिंगिंग। इसमें वर्ब क्या है? वॉक्ड। इसमें वर्ब क्या है? बॉट। इसमें वर्ब क्या है? लव्स। लेकिन एंड के बाद कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, बताओ नीचे वाला क्लोज कितना है?
एक। सिंपल सेंटेंस तो आराम से सीख गए, सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। तो आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, बताओ कितनों का सही आया है। ठीक है, क्लास अच्छा मानूंगा, 2-4 का गलत आ रहा है लेकिन बाकी ठीक ठाक कर रहे हैं आपका। अगले पे आओ, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का लो। ठीक है, देखो देखिए इसमें अब ये ताजा ही टॉपिक पढ़ाया आपने और क्या पूछा बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर पूछा है। और एरर में ये नहीं छुटवाया ABCD, ये कह रहा है 3 वाक्य तो क्या है, सही है और एक क्या है, गलत है। देखो पेपर सेटर कैसे कैसे सवाल घुमाता है, छांटो, गलत नहीं होना चाहिए भाई, इतना आसान है देखो, और ताजा पढ़ा है आपने। आप ये बताओ यहां पर एरर के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको नीचे से लिए चलता हूं। आपका देखो, शी सिंग्स एंड डांसेस ऑन द स्टेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस किस पर टिकता है, सब्जेक्ट और वर्ब पे टिकता है। नंबर के आधार पर एक वचन का एक वचन, बहुवचन का बहुवचन। बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में वर्ब दिया है अगले ने, तो सिंगुलर में वर्ब में क्या लगता है, एस या यस। बात हुई थी अपनी क्लास में। ठीक है, तो शी के साथ में सिंग्स क्या है, सही है। ठीक है, एंड जोड़ दिया, एंड किसको जोड़ता है, बराबर वाले को। ठीक है, तो आगे दोबारा वर्ब दे दिया कौन सा, डांसेस, उसका भी सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। बताओ क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। ये सेंटेंस सही है। ठीक है, आगे वाला कि ही हैज 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। ठीक है, बताओ सब्जेक्ट क्या है, ही बहुवचन या एक वचन, एक वचन है। ठीक है, बताओ एक वचन में हैव लेगा या हैज, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। फिर ऊपर आओ, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग। ठीक है, तो आप ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, गार्डन है या फिर द फ्लावर्स है। नियम याद करो, बीच में क्या आ रहा है आपका, प्रेपोजिशन। आपने कल ही सवाल पूछा था, देखो इन प्रेपोजिशन आ रहा है तो इसमें दूसरे वाले के अनुसार या पहले वाले के अनुसार, बात हुई थी ना अपनी। तो पहले वाला फ्लास एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन, तो इज या आर ले लेगा। बताओ सही जा रहा है आपका। ठीक है, मतलब ये नीचे वाले तीनों सेंटेंस अपनी जगह सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब एरर अपने आप पहले में बच गया आपका, और पहले वाला पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, बताओ यहां बीच में जोड़ने के लिए क्या है, एंड। बॉय क्या है आपका, नाउन। ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन। इधर भी क्या है, आर्टिकल, इधर भी क्या है, आर्टिकल। अगर दोनों साइड आर्टिकल्स आते हैं तो यूनिट सिंगल है या डबल है, डबल है। ठीक है, बताओ लड़का और लड़की एक हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब वो ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। गलत जवाब दे दिया। ठीक है, ट्रांसजेंडर का कोई जेंडर नहीं होता, उसे कुछ लड़का समझते हैं, कुछ लड़की समझते हैं। अरे होता है ना आपका। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं, द बॉय एंड गर्ल, इसका मतलब वही तो लड़का है और वही लड़की है। ठीक है, अब द बॉय एंड द गर्ल का मतलब लड़का अलग प्राणी है और लड़की अलग है। ठीक है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है। बताओ यहां पर इज आएगा या फिर आर। सवाल का तरीका पढ़ लेना, किस तरीके से उसने पूछा है। बताओ कितने का सही है। ठीक है जी, अगले पे आओ, फिर आपका नेक्स्ट वाला लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसमें क्या है, यहां वाला पार्ट। अब एक दिन मैंने बहुत सारी फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी आपको, लिखाई थी ना। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था तो मैंने उसके 10-15 फ्रेजल वर्ब एक साथ ही लिखवा दिए थे। ऐसे सवाल आते हैं उसके। उस दिन आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हुई थी, सर इतना क्यों लिखवा रहे हो, हाथ दर्द करने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेजल वर्ब सारी अपने को आनी चाहिए, अपने सिलेबस में है। चलो बताओ, देखें आप मुझे, यहां पर ये कह रहा है, शी ब्लैंक माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर टू यूके। ठीक है, अब बॉयज आराम से सुनना इस बात को, ये सेंटेंस मैंने नहीं बनाया, पेपर सेटर ने बनाया, बार बार कह रहा हूं। लेकिन आप ये जो लव शब्द के चक्कर में घूमते रहते हो, ठीक है, बड़ा पैसा इकट्ठा करते हो, ठीक है, एंड वक्त पर सब कुछ इकट्ठा करने के बाद में आपकी जो मोहतरमा है, ठीक है, वो आपको प्लान के लिए मना कर देती है, तो आप पर जो बीतती है ना, महाप्रलय से कम नहीं है। फिर ऐसे से गाने चलते हैं, कर्पूर गौरम, ठीक है, महादेव तू ही सब कुछ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आते हैं ना फिर आपके। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको ऐसा काम करना नहीं है। देखो क्या बोला कि उस लड़की ने हमारी यूनाइटेड किंगडम, यूके इंग्लैंड वाला है, वहां जाने की प्रार्थना को क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है, अब पहले तो उसने कहा कि चलो ट्रिप बनाओ। यूके जाने का मतलब पैसा चाहिए, वो भी डॉलर्स में चाहिए, मतलब लाखों में चाहिए। ठीक है, अब 10-15 लाख आप जुटाते हो और फिर एन वक्त पर मना करे तो क्या बीतती है। ये थोड़ा सा सामान्य उपदेश हो गया, हटकर हो गया। और गर्ल्स को भी कहूंगा, इसी ज्यादती किसी पर ना की जाए। ठीक है, आपका लग क्या रहा है, आपको तो घूम के आना, घूम के आ जाओ ना। ठीक है, दिक्कत तो है ही नहीं, लेकिन ये है कि किसी को आप हां करके मना करते, थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है। अब बताओ यहां क्या करना, आपको मना करने की बात बतानी। अब नीचे से आओ, बताओ टर्न आउट का मीनिंग क्या होता है। हिंट दे दिया मैंने, अरे पहला अक्षर लिखा गया मेरे से,
क्या होता है? चलो आप ये बताओ, आज आपसे कोई काम नहीं करवाए ना तो आपकी एनर्जी ज्यादा है। बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? संयुक्त क्रिया। ये किस किस से बनता है बताओ? देखिए आपका, आपके पास में एक वर्ब होना चाहिए और वर्ब के साथ में बताओ क्या आना चाहिए आपका? एक वहां पर प्रेपोजिशन आना चाहिए, और ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे? ओरिजिनल मीनिंग देंगे या फिर आपका न्यू मीनिंग देंगे? बताओ, न्यू मीनिंग देंगे। उसे क्या कहते हैं अपन? फ्रेजल वर्ब। अब ये बताओ, टर्न क्या है आपका? वर्ब। टर्न क्या है? वर्ब। टर्न क्या है? वर्ब। ये टर्न क्या है? वर्ब। फिर बताओ, डाउन क्या है? प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। आउट क्या है? प्रेपोजिशन। चारों फ्रेजल वर्ब है ना, ठीक है। अब इनका मीनिंग लो। टर्न आउट का मीनिंग होता है उपस्थित होना, ठीक है। अब आप अपना आड़ू तरीका निकालते हो तो टर्न आउट का मतलब क्या होता है? मोड़कर बाहर जाना, मोड़कर बाहर निकालना। ऐसा कोई मीनिंग नहीं आएगा, याद कर लेना। जैसे मैं कहता हूं कि यू हैव बीन टर्न्ड आउट इन द क्लास, इसका मतलब क्या है? आप कक्षा में उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है प्रेजेंट होना आपका। जैसे आप किसी भी टीचर के सामने अपना इंप्रेशन डालना चाहें, अगला आपका रोल नंबर बुलाए, ठीक है। अब ये कहेंगे सर अब तो कॉलेज ही पास आउट कर गए, रोल नंबर कौन बुलाएगा? तो एग्जामिनेशन हॉल में बुलाया जाता है, इन्विजिलेटर बोलते हैं ना, इतना रोल नंबर कहां बैठा है? तो आप कहेंगे यस आई एम टर्न आउट है सर, ठीक है। वहां पर अपन प्रेजेंट बोलते हैं ना, पहले यस सर बोलते थे, फिर आपका प्रेजेंट पे आ गए, अब किस पे आ रहे हैं अपन? टर्न आउट। ये होता है कि अच्छी वोकेबलरी क्या है। फिर आपका टर्न ऑन, ये बहुत बार मैंने आपको बताया, सिंपल सा है। टर्न ऑन का मतलब क्या है? चालू करना। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? बंद करना। आंसर अपने आप आपको मिल गया है। बराबर। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी मुद्दे या प्रस्ताव को अस्वीकार करना या फिर उसे क्या करना आपका? वहां पर नामंजूर करना, ठीक है। ये पैटर्न किस में आ जाएगा आपका? वहां पर टर्न आउट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो उस लड़की ने यूनाइटेड किंगडम जाने की मेरी प्रार्थना को क्या कर दिया आपका? नकार दिया, ठीक है। बताओ यहां पर टर्न आउट आएगा, टर्न अप आएगा, टर्न ऑफ आएगा या फिर आपका टर्न डाउन आएगा? टर्न डाउन, ठीक है। और एक तरीका और भी था इसमें निकालने का, अगर जिसको ये मीनिंग नहीं आ रहे थे ना, वो भी इसका आंसर आराम से दे सकता था। बताओ शी यहां पर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में अगर आप प्रेजेंट सिंपल लगाते हो तो क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस चाहिए, और पास्ट में जाते तो क्या लगाना? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तीनों ही गलत हो गए। शी के साथ में सीधा टर्न लग ही नहीं सकता है। क्या लगता है? टर्न या टर्न्स? टर्न्स, ठीक है। जिसको अर्थ नहीं आ रहा वो भी इसका आंसर वहां पर आराम से दे सकता है, ठीक है। बताओ कितनों का सही था? अब जिनका गलत हुआ थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का लो, देखें। बताओ यहां पर 21 वाला, ढंग से पढ़ना इसे। कॉमन वाला सवाल है, इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, अपने जनरल सेंस से निकाला जाता है। हो गया? दे दो फिर आंसर। बताओ, देखिए रिकॉर्ड तो अपन बाद में कर लेंगे, आंसर दो। क्या था आंसर? पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, आंसर क्या है? डी वाला, ठीक है। आराम से बता पाए, अच्छी बात है। यहां पर देखो ये दो चीजें अपने पास में है। एक तो क्या है आपका? सो दैट। सो दैट का मीनिंग क्या होता है आपका? इतना कि। और सो दैट को ही मैं क्या लिख सकता हूं बताओ इंग्लिश में? सच दैट। और इसका सेम ही मीनिंग आएगा, कौन सा? इतना कि, ठीक है। और एक ये होता है सो दैट जिसमें हाइफन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? ताकि, ठीक है। अब इनका एक सेंटेंस बना देता हूं किसी भी एक का, ताकि वो चीज समझ में आ जाए। अगला यहां पर ये कह रहा है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास। आपने किसी कैंडिडेट के बारे में ऐसा बोला कि वह इतना कमजोर है कि वह उत्तीर्ण नहीं हो सकता। आपने क्या बताया? पहले कारण बताया, ठीक है। रिजल्ट से पहले आपने रीजन बताया, कारण बताया कि वो कमजोर है, और इस कारण से आपने एसोसिएट कर दिया कि वह उत्तीर्ण नहीं हो सकता। वो इसका क्या है? रिजल्ट है,
बात समझ में आई? तो ये जो अपने पास में सो दैट है, सच दैट है, या ये सो दैट है, ये किसको बताते हैं? आपका रीजन और रिजल्ट को बताते हैं। किस किस को बताते हैं बताओ? आपका रीजन और रिजल्ट को। अब अगला पूछ क्या रहा है कि सो दैट एंड सच दैट आर द फ्रेजेस। फ्रेजेस, फ्रेज में एक शब्द होता है, ज्यादा होते हैं? फ्रेज में एक शब्द या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। तो यहां देखो अपने पास में दो दो है, इसका मतलब ये वर्ड है या फ्रेजेस हैं? फ्रेजेस हैं। विच एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब जो क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, इंगित करते हैं, हमें बताते हैं। ठीक है, तो यहां बताओ, देखें यहां पर ये किसी नाउन का डिस्कशन, वर्ब का डिस्कशन, मैनर का डिस्कशन देते हैं, या फिर आपका किसी रिजल्ट का देते हैं? रिजल्ट का देते हैं। या तो रीजन बताएंगे या फिर क्या बताएंगे? रिजल्ट बताएंगे। तो रीजन तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, केवल क्या लिखा बताओ? आपका रिजल्ट लिखा है। तो ये क्या है? आपके एडवर्ब क्लोज हैं, और किस चीज के हैं? आपके वहां पर आपका रीजन के। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि सो दैट का अर्थ क्या है, आराम से निकाल पाओगे। सेंटेंस थोड़ा थीमेटिक है, मतलब भाषा उलझाई हुई है, लेकिन उतना ही आसान है अगर आपको इसका मीनिंग वहां पर पता है तो। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 22 वाला। ऐसी लेंथ रहती है सवाल की, परीक्षा में आती है, और ये मेरा मानना है कि जितना लंबा सेंटेंस होता है उतना ही सेंटेंस क्या होता है? आसान होता है। इंग्लिश की खास बात है, जितनी लेंथ होती है उतना ही इजी होता है, और इंग्लिश में जितना कम शब्दों का सवाल है उतना ही कंफ्यूजन आता है। अब देखो, अभी तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, फिर भी उसका सवाल बता दोगे। एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा ना अपन ने, आएगा भी आगे, उसके बावजूद भी इसका सवाल सोल्व कर दोगे आप। बताओ, देखें यहां वाले पैटर्न में अपने पास में अगला पूछ क्या रहा है? विच इज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस? निम्नांकित में से कौन सा वाक्य ऐसा है जो बिल्कुल सही है? किस मामले में? एक्टिव वॉइस के मामले में। ऑफ द फॉलोइंग, देखिए लिखा आपका ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस, जिसका क्या दिया हुआ? आपका पैसिव दिया हुआ है। ठीक है, पैसिव का क्या बनाना बताओ? आपको एक्टिव बनाना है। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या पूछा हुआ, मैंने कहा ना जितना लेंथी होता है उतना ही क्या है? आसान है। अब मुझे इसका पैसिव से एक्टिव नहीं बनाना, पहले मुझे यह देखना है कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा पैसिव का है, कौन सा एक्टिव का। ऐसे सवालों में बहुत बार ऐसा होता है कि अगला मुझसे एक्टिव पूछ रहा है तो 3 किसके देता है ऑप्शन? पैसिव के, तो अपने आप ही आंसर निकल आता है, दिक्कत नहीं आती है। अगर वो नहीं है ना, तब अपन दूसरा तरीका लगाएंगे, कौन सा? फिर उसकी पूरी एक्टिव बनाएंगे, वो बाद की बात है। तो पहले यहां पर देखो, बिफोर आई वॉज एबल टू रीड आई वॉज टेकन टू द पब्लिक लाइब्रेरी बाई माई सिस्टर। ठीक है, इससे पहले कि मैं पढ़ने में सक्षम होता, मेरी बहन के द्वारा मुझे सार्वजनिक पुस्तकालय में ले जाया गया। आजकल ये लाइब्रेरी सिस्टम कुछ ज्यादा चला है। ठीक है, इसके कम अच्छे परिणाम तो कम है, और बुरे परिणाम क्या हैं? ज्यादा है। ठीक है, ओवर सिटिंग होती है। ओवर सिटिंग में फिर आपका टाइम का कंजम्पशन है, डलनेस आती है, मोनोटोनस मूड होता है, आपस का डिस्कशन जीरो है। ठीक है, और जो नेचुरल एटमोस्फियर है वो आपको मिलता नहीं है। तो आपको लगता है कि अपन शार्पन हो रहे हैं, शार्पन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपन डल नेचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेंड हो गया आपका कि सुबह उठ के वहां 6 बजे जाना है, 10 बजे वापस लौट के आना है। कितना टाइम लगता है, कितना रिजल्ट आप लेकर आते हो, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, एक बिजनेस बन चुका है। लाइब्रेरी एक्चुअल में वो होती है जिसमें पढ़ने का मटेरियल साथ में मिले। आप वहां क्या मिलता है आपको? एक टेबल, स्टडी टेबल, और एक आपका चेयर, और वो भी कितना? इतना सा केबिन आगे पीछे भरा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाते। वहां कई बार तो आप मूवीज देख के आ जाते हो, कई बार इधर उधर टाइम पास करके आ जाते हो, फिर आपकी फ्रेंडशिप्स बढ़ती चली जाती है उसमें, ये थोड़ा सा लॉस ज्यादा है आपका। ठीक है, और हालात इतने बुरे आ जाते हैं कि एक वक्त ऐसा होता है कि लाइब्रेरी में करना कुछ नहीं, लेकिन जाना जरूर है। ठीक है, लाइब्रेरी हकीकत में देखो तो सीकर में एक लाइब्रेरी है आपका, यहां से निकलते हैं थोड़ा सा तो रानी सत्ती के पास में है ना, उसके दरवाजे तक नहीं खुलते टाइम पर। इतना अच्छा मटेरियल पड़ा है उसके अंदर, इतना अच्छा। पढ़ने वाले लोग आज भी वहां जाते हैं, आपका चुपचाप जाते हैं, अपना मैटर लेते हैं, नोट्स बनाते आ जाते हैं। अपन घर से तो किताबों का थैला टांग के ले जाते हैं, फिर वहां 4 घंटे बैठते हैं, वापस थैला टांग के आ जाते हैं। वो तो घर में भी घर वालों से कह दो ना कि मेरी एक कोठरी बना दो अच्छी वाली, अंडमान निकोबार वाली, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट्स ऑल। अपने फ्रेंड के यहां चले जाओ जहां अच्छा रहता है, वही ठीक है फिर आपका, लेकिन वो मैंने ठीक नहीं, अपन चले गए वहां पर। तो ये उस पर कमेंट है इस सेंटेंस के अंदर अपने पेपर सेटर का। अभी बताओ यहां पर वोज क्या है आपका? बी है, और टेकन क्या है आपका? वर्ब का 3rd फॉर्म है। बताओ एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव। अगला मुझसे क्या पूछ रहा है? एक्टिव। मेरा एक ऑप्शन तो बाहर हो गया, इतना वजन कम हो गया जी। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आओ आपका, इसमें देखो दूसरे वाले पार्ट के अंदर वोज क्या है आपका? बी फॉर्म है। एबल्ड क्या है आपका? 3rd फॉर्म है। बताओ ये भी क्या है? एक्टिव है या फिर आपका पैसिव है?
पैसिव आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी, ये भी अपना वजन कम हो गया, 2 ऑप्शन बाहर हो गया आपका। ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं आपको समझाने के लिए। बताओ वोज क्या है आपका, बी फॉर्म है, और टेकन क्या है आपका, थर्ड फॉर्म है। बताओ ये एक्टिव है या फिर आपका पैसिव है, ये भी क्या है, पैसिव है। ये लो आंसर तक चले गए आप। बोलो कितना लेंथी सेंटेंस था और आपको करना कुछ भी नहीं था। ठीक है, तभी कह रहा हूं इंग्लिश में पेपर में जितना लेंथी सेंटेंस है उतना ही इजी है। अब यहां देख लो, बिफोर आई वॉज एबल टू रीड माई सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी, एक्टिव है या नहीं है वो चेक करो जरा इसे। यहां पर वॉज तो है लेकिन यहां थर्ड फॉर्म नहीं है। ये टुक क्या है वर्ब का, सेकंड फॉर्म है। टोटली क्या है, पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव है। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाके इसको सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा आपका, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बताओ कितनों का सही है। ठीक है जी, अगले पार्ट पे आओ, आपका क्वेश्चन नंबर 23 का है, 23 वाला। ये थोड़ा सा आपके लिए वोकेब वाला, पहले मैं 9 शब्द सिखा चुका हूं, अभी 4 और बता देता हूं। आज के पीरियड में 4 और सीखने को मिलेंगे आपको यहां पर। ऊपर मत जाओ, ऊपर क्या, ऊपर वाला तो आराम से कर लोगे, नीचे वाले चारों शब्दों का अर्थ आना चाहिए। बताओ किसका सवाल है, वन वर्ड का सवाल है, वन वर्ड का। ठीक है, अब वही बच्चों जैसा खेल वापिस करते हैं अपन। चलो आ जाओ अपने रूटीन के ऊपर, स्पेलिंग बोलना चालू कर दो। मुझे पता नहीं आते आपको, ठीक है, चाहे आप बताओ या नहीं बताओ। स्पेलिंग क्या बोलो, SITOPHOBIA। इसका उच्चारण बताओ क्या है, नहीं, साइटोफोबिया। सिटोफोबिया है या साइटोफोबिया, साइटोफोबिया। बताओ साइटोफोबिया होता क्या है, कोई भी बताना चाहे आपका। साइटोफोबिया किसे कहते हैं भैया आपका, फोबिया तो डर होता है हर चीज का, कि एग्जाम का फोबिया हो गया, उस चीज का फोबिया हो गया, तो किस चीज का फोबिया ये बताओ। साइटोफोबिया किसे कहते हैं आपका। आपने देखो एक चीज सिखाऊं, अब आप में से जो हेल्दी हैं वो तो ठीक है, जैसे ये बैठे हैं, इनको एक टारगेट पे लेते हैं अपन, है ना। ऐसा लगता है कि ये किसी मनुष्य की क्या है, फोटो स्टेट है, पीछे भी बैठे हैं अपने। ठीक है, कई बार लगता है ना ऐसा, ये कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, इनको अगला ये पूछेगा 10th में पढ़ते हो या 11th में। कल को जैसे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में आप मैडम जी पढ़ाने जाओगे, ठीक है, तो अंदर जाते हो कहेंगे एडमिशन क्लोज हो गए आपके, ठीक है, आपकी पोस्टिंग थोड़ी लेट आएगी जुलाई की बजाय। ठीक है, तो इस वक्त होता है ना आपका, ये कब होता है, जब आपको पोषण नहीं मिलता है। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो ना, मेल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। ये नहीं कि इनको घर वाले खिला नहीं रहे, बात ये कि ये खा नहीं रहे। ठीक है, इनके मम्मी से जाके पूछो, मैंने तो किचन सब खोल रखा है इनके लिए, अपने हाथ से उठाओ, अपने हाथ से खाओ, लेकिन ये खाने में क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशानी करते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं। आपने देखा होगा खाना खाते हैं तो एक अंगूठा 2 अंगुलियां ये रहती है बेचारी, 2 तो टच ही नहीं होती हैं। आजकल चम्मच सिस्टम है, उसमें एक अंगुली और कम हो गई है। ठीक है, लास्ट में हाथ भी पूरे धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतना सा करके आते हैं। ठीक है, चम्मच वाला तो वो भी नहीं करता है। तो जिसको खाना खाने में दिक्कत आती है, और खाने में ये मिर्च ज्यादा है, तेल ज्यादा है, ये आलू की सब्जी में ये जो इसका टुकड़ा है स्लाइस बड़ा है, ठीक है, या फिर इसमें पानी ज्यादा दिख रहा है, इसमें घी आ गया है। रोटी की हालत कितनी बुरी पता है आपकी, रोटी को चुपड़ते हैं ना, ठीक है, तो चुपड़ के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से चुपड़ के ऐसा मार देते हैं ताकि वहां पर वो घी खाने लगे, अंगुली के ना लगे। ठीक है, ऐसे लोग जिन्हें खाना खाने वाली चीजों में भी लाइक और डिसलाइक करना है, हर बात में, गेहूं की रोटी है तो भी ये काला चीठा लग गया, ये नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी है, ये थोड़ी सी पतली है, ये बड़ी है, ये गोल नहीं है, ऐसा करने वाले लोग किस में आते हैं बताओ, साइटोफोबिया में। और जो कहते हैं ना मारवाड़ी में अलसू पलसू, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अंदर जाना चाहिए, अपना जर्मन मशीन ऑटोमेटिकली ठीक कर लेगा। डाइजेस्टिव पार्ट है ना आपका, वो साइटोफोबिया में नहीं आता है। बात समझ में आ गई। साइटोफोबिया आजकल के बच्चों में ज्यादा है। छोटे बच्चों को खिलाओ आप कुछ, ठीक है, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, वो क्या है आपका साइटोफोबिया। याद रहेगा आपको आराम से। बताओ अगला वर्ड बोलो, खूब डिस्कशन कर दिया आपका, मैं लिख दूंगा लास्ट में सारा। बताओ क्या है आपका, वापिस उसी पे आ जाओ, अपने वाले पैटर्न पे आ जाओ। कौन सा, OCHLOPHOBIA। यहां पर फोबिया की स्पेलिंग तो लगभग याद हो गई होगी आपको। ठीक है, आप ये बताओ वहां पर इसका उच्चारण बताओ क्या है।
ओशो नहीं है, ओक्लोफोबिया। बताओ क्या उच्चारण है इसका? ओक्लोफोबिया। ठीक है, अब आप मुझे यहां पर यह बता सकते हो कि अपने पास में जो ओक्लोफोबिया है, ओक्लोफोबिया का मीनिंग क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे साइटोफोबिया खाने का था ना, ठीक है, ओक्लोफोबिया किसका है? ये 5-10 सेकंड आपको देता चलता हूं ताकि आप याद भी करो, 4 वन वर्ड याद कर जाओगे आप। बताओ ओक्लोफोबिया क्या होता है? ओक्लोफोबिया किसे कहेंगे जी? कोई तो जवाब दो सर। जैसे आपके घर में आप सिक्योर रहते हो, थोड़ा देखो इसमें वर्ड्स में से नहीं समझाऊंगा, वर्ड में थोड़ा सा समझ में कम आता है आपके। आपका आजकल जॉइंट फैमिली कम रहती है और सिंगल फैमिली ज्यादा रहती है। आप कहते हैं ना हमारी आइडियल फैमिली है, स्वीट होम है, मॉम है, डैड है, ब्रदर है, सिस्टर है, दैट्स ऑल। एक भाई, एक बहन, एक मां, एक बाप, 4 का संसार। ठीक है, यह सबसे खतरनाक संसार है। दादा दादी गायब हो गए, नाना नानी गायब हो गए, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। मुंह बोले रिश्ते तो पता नहीं कहां चले गए उन दीवारों में से। और मम्मी भी जॉब में, पापा भी जॉब में, भैया अपनी मोबाइल गेमिंग में खेल रहा है आपका, ठीक है, और सिस्टर है, ठीक है, वो अपने घर के काम में लगी हुई है, या फिर कहीं ना कहीं कोई अफेयर हो गया होगा, ठीक है, उसमें उलझ गई वो, यानी कुछ ना कुछ वहां पर। सब क्या है बताओ? ज्वाइंट नहीं है, सेपरेट हो गए आपका, सेपरेट हो गए। पहले करो देखिए ज्वाइंट फैमिली के अंदर अफेयर चला के दिखाओ, दादा की नजर नहीं तो दादी की, दादी की नहीं तो बुआ जी की, ठीक है, नहीं तो मासी की, मासी का खूब रोल होता है, ठीक है, वो वहां पर हमेशा इस बात पर ध्यान रखती है कि मेरी बहन वाली क्या कर रही है, अपनी वाली का ठिकाना नहीं होता है। खास बात है ये आपकी, ठीक है, तो वहां पर ये पार्ट नहीं चलता था, लेकिन अब ये ज्यादा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? ऐसे लोग जो हमेशा हमारे घर में अकेले रहते हैं, सबका अपना कमरा होता है, ठीक है, बहन अलग कमरे में गई, कुंडी मार दिया, भाई अलग कमरे में गया, गेट बंद है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, दीवारों से खेल रहे हैं आपका, ठीक है। ऐसे लोग, उनको अचानक भीड़ में छोड़ो, ठीक है, कंजस्टेड में। आप अगर किसी सिंगल फैमिली से बिलोंग करने वाले हो, ठीक है, सेपरेट फैमिली से बिलोंग करने वाले हो, यहां की आपने क्राउड नहीं देखी अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है। जिस दिन यहाँ क्राउड, आपने अगर कोई पुराना स्टूडेंट यहां रहा हो तो हालत ऐसी होती थी कि जैसे फर्स्ट डे हम क्लास में घुस रहे हैं या फिर अचानक नई क्लास में आ रहे हैं, जैसे यहां से ये बच्चे निकलेंगे, मान लो 200-250 बच्चे निकले इस रूम से अचानक, और मैं इंग्लिश का टीचर, वो हिंदी वाले को जानते हैं, इंग्लिश वाले को जानते हैं नहीं है, कौन गढ़वाल सर उन्हें नहीं पता है, ठीक है, वो साइड में ही कहते हैं अरे साइड में हो, ठीक है, हमें हो जाना पड़ता है उन्हें। अब इंट्रोडक्शन थोड़ी देंगे, भाई 2 मिनट रुक जा यार, ये हमें जानते नहीं है, क्यों इनके बीच में आ रहा, क्राउड क्रश करके चली जाएगी, ठीक है। ऐसे क्राउडेड माहौल में उस बच्चे को छोड़ दो जो आपका हम दो हमारे दो वाली पीढ़ी का है, ठीक है, उसे वहां पर घुटन होगी, सोफिकेशन आएगा, डर लगेगा, ठीक है, और भीड़ में हमेशा दूर भागने की कोशिश करेगा, भीड़ में उसका मन नहीं लगेगा, वो एकांत चाहेगा, ठीक है, यानी बैठते वक्त उसे प्लेस थोड़ा सा खुला खुला चाहिए। तो ऐसा बंदा जिसे किससे डर लगता है बताओ? भीड़ से डर लगता है, ठीक है, वो किसमें आपका वहां पर? ओक्लोफोबिया में। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा निकल आया, ठीक है, अगले पे आओ देखें आपका, लेकिन याद हो जाएगा, चारों वर्ड याद करवा के छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। बताओ नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा है जी? नहीं, स्पेलिंग ना, हाँ, इसका उच्चारण आ रहा आपको, मैं समझ गया, उच्चारण आया तो आपने कितना जल्दी बताया। जिसका उच्चारण नहीं आता है ना, उसका बताते तो फिर भी मैं आपको मानता, ठीक है। चलो बताओ इसका स्पेलिंग क्या है? ASTROPHOBIA, ठीक है। बताओ ये क्या है आपका? एस्ट्रोफोबिया। अब फोबिया डर होता है, एस्ट्रो किससे है? ग्रह नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्र कहां रहते हैं आपका? अपने हिसाब से आसमान में, ठीक है, तो आसमान का डर क्या हो सकता है? अचानक बिजली आए, अचानक बादलों की गर्जना आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, मूसलाधार बारिश आ जाए, कोई चक्रवाती तूफान आ जाए, वो डर किसका है आपका वहां पर? एस्ट्रोफोबिया का है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो पार्ट है, बताओ लास्ट वाला पार्ट किसका है? बोलो देखिए, स्पेलिंग बोल दो पहले। CLAUSTROPHOBIA। उच्चारण क्या बताओ इसका? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या उच्चारण है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है बताओ देखिए आपका वहां पर? नहीं पता। ये खुला रूम है आपका, ठीक है। अब कोई छोटा कमरा हो 8x10 का, 4x6 का केबिन, ठीक है, अब उसमें आप क्या हो गए? बंद हो गए। यूं मान लो कि आप किसी अपार्टमेंट में हो और वहां लिफ्ट में गए, लिफ्ट में जाते वक्त आपकी लिफ्ट वहीं बंद हो गई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ठीक है। उस वक्त आपको लगता है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, वो जो डर है, वो डर क्या है आपका? क्लॉस्ट्रोफोबिया। देखो ये दोनों मिलते जुलते हैं आपके,
ठीक है। यहां ओक्लोफोबिया में क्या है, भीड़ का डर है, और यहां क्या है आपका, छोटी जगह में बंद होने का डर है। अब मुझे यहां लिखना नहीं पड़ेगा, इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आप आराम से मुझे इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब ऊपर वाले पे आ जाओ सीधा, देखो अब वन वर्ड है ना, अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको यहां पर फियर, फियर का मतलब क्या है, फोबिया, डर है, भय है आपका, विलियम मैकडूगल वाला। और क्राउड्स, किसका भय है आपका, क्राउड्स मतलब भीड़ का। और भय कैसा है, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब गैर तार्किक है। वो भीड़ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन आपके मन में डर है कि ये भीड़ मुझे मारेगी, कुचलेगी, मुझे कुछ कहेगी। ठीक है, तो तार्किक नहीं बल्कि गैर तार्किक डर है। बताओ भीड़ का डर कौन सा होता है, इसमें कौन सा है, ओक्लोफोबिया। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका वहां पर, ये वाला, दूसरे वाला। बाकी का मुझे इनका बता दो जरा, आपका बताओ। देखिए साइटोफोबिया किसे कहते हैं, खाने का डर, इसे नहीं कहते हैं, खाने के डर को कहते हैं। बढ़िया रहा, आप बच गए, आपका नाम नहीं आया। मैंने कहा साइटोफोबिया किसे कहते हैं, इसने इधर इशारा कर दिया कि सर इसे कहते हैं। ठीक है, ये साइटोफोबिया का एग्जाम्पल जरूर हो सकता है, लेकिन साइटोफोबिया नहीं है। फिर अगला बताओ, ओक्लोफोबिया क्या है आपका, भीड़ का डर है। ठीक है, एस्ट्रोफोबिया क्या है, बादलों की गर्जना और बिजली का डर है। ठीक है, और क्लोस्ट्रोफोबिया क्या है बताओ आपका, छोटे स्थान या संकुचित स्थान पे बंद होने का डर है। ठीक है, अभी अपन ने कितने सवाल निकाले हैं, 23, विथ फुल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आपके हर सप्ताह में एक पीरियड अपन रखना चालू कर दें ताकि वहां दिक्कत नहीं आए। अब गौर करो, आज कम से कम 13 वर्ड तो आपने वोकेबलरी के सीखे हैं। ठीक है, और ग्रामर का एक अच्छा रिवीजन भी आपने लिया है। इसके कुछ सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, वो अपना रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।